और अभी की सबसे बड़ी खबर जो है वो नंदीग्राम से आ रही है। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पीछे छोड़ दिया है। कहा जा रहा था कि पूरे बंगाल का चुनाव एक तरफ, नंदीग्राम एक तरफ, और नंदीग्राम से अभी तक जो खबरें थी उसमें शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, लेकिन अब ममता बनर्जी 4000 वोटों से आगे हो गई है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है जो कि पश्चिम बंगाल चुनाव से आ रही है। सबकी नजरें थी नंदीग्राम के ऊपर, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में जो एकमात्र दिलचस्पी लोगों की रह गई थी वो थी कि नंदीग्राम में क्या होगा। अंतिम दौर की मतगणना हो रही है और 4000 वोटों से ममता बनर्जी आगे हो गई हैं। इस समय की बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी 4000 वोट से शुभेंदु अधिकारी से आगे हैं। लगातार कई राउंड की काउंटिंग में शुभेंदु अधिकारी आगे थे और नंदीग्राम पर ही सबकी नजर टिकी हुई थी कि क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम के रण में जीत पाएंगी या नहीं। हालांकि ये साफ तस्वीर है अब कि टीएमसी वहां पर अपनी सरकार बचा भी पाई है, कुर्सी बचा भी पाई है और बीजेपी को बहुत बड़े मार्जिन से भी हरा रही है। लेकिन नंदीग्राम में क्या होगा, यही सवाल था और इस वक्त ये साफ है कि करीब 4000 वोटों से ममता बनर्जी अब शुभेंदु अधिकारी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई हैं। मनोरंजन, आप तो वहां पर बंगाल में अलग अलग जगह देखकर भी आए थे और ये जो लड़ाई थी नंदीग्राम की, ये काफी सख्त थी। वैसे जी हाँ, निश्चित रूप से सबकी नजर थी कि नंदीग्राम में क्या होगा, क्योंकि नंदीग्राम जो है वो अधिकारी जो परिवार है, मतलब शुभेंदु अधिकारी के पिताजी भी, शुभेंदु अधिकारी के भाई भी, उनका गढ़ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि नंदीग्राम में 2 ब्लॉक है और 2 ब्लॉक में जो है वो अलग अलग वोटिंग पैटर्न है। एक ब्लॉक है जिसमें कि जिसका बक्सा पहले खुला, जब मैंने वहां पर जिन लोगों को मैं जानता था उनको मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, अभी एक ब्लॉक का बक्सा खुला है। ये वो ब्लॉक है जहां पे शुभेंदु को वोट पड़े हैं, लेकिन एक और जो ब्लॉक है नंदीग्राम का, उसका बक्सा नहीं खुला है। वो बक्सा खुलेगा तो ममता बनर्जी आगे होंगी। और बिलीव कीजिए कि उनकी बात सच भी, जिनसे मेरी बात हुई थी, ममता बनर्जी जो है वो 4000 वोटों से आगे हो गई हैं। और ये ममता बनर्जी के लिए बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि आज सुबह से ये चर्चा हो रही थी कि बंगाल भले जीत जाए, वो यदि हार गई तो क्या होगा। किसी ने कहा कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो अंतिम दौर की मतगणना चल रही है और ममता बनर्जी आगे। हमारे साथ संदीप दीक्षित जुड़ गए हैं, डिप्टी एडिटर हैं ट्रिब्यून के। संदीप जी, आप बताइए, ये बहुत राहत की खबर होगी ममता बनर्जी के लिए, आखिरकार अंतिम राउंड है। हाँ मनोरंजन जी, जैसा आप कह रहे थे कि तख्त मिल जाएगा पर ताज छूट जाता, तो वो तो एक खट्टी मीठी जीत होती अगर ममता जी हार जाती नंदीग्राम से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि ये 2 ब्लॉक थे, एक ब्लॉक, दोनों ब्लॉकों में बिल्कुल ही अलग अलग वोटिंग पैटर्न था। तो जाहिर है कि ममता बनर्जी थोड़ी सी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन से बच गई, अपनी सीट बचा गई, तो ताज और तख्त दोनों ही इनके पास सलामत है। और साथ ही साथ जैसा कि आप ही ने बताया कि अपेक्षा से ज्यादा वोट मिले हैं तृणमूल कांग्रेस के पूरे बंगाल में। व्यू रचना तो पूरी थी, पर अभिमन्यु किसी न किसी तरह से निकल ही गया उसके लिए। तो अब ये शुभेंदु अधिकारी के लिए एक बड़ा झटका है। उनकी भी पूरी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई थी। उनका गढ़ है वो पूरा इलाका जो है, और उन्होंने भी कई बयान दिए थे कि यहाँ से अगर वो हार गए तो राजनीति में इतना लंबा जो कार्यकाल है उसके ऊपर बहुत बड़ा दाग लगता है। इसको आप कैसे देखते हैं? अब अभी भी लग रहा है कि कंफर्टेबल तो है, अब यहाँ कोई उलटफेर होने वाली नहीं है ज्यादा। मुझसे पूछ रही हैं? जी जी। हाँ, इसमें अगर आप देखिए तो बहुत से टर्न कोट्स हारे हैं। राजीव बनर्जी हार गए, कैबिनेट मिनिस्टर जो थे तृणमूल में और जो कि बीजेपी में चले गए। फिर डालमिया जी की सुपुत्री हार गई, लक्ष्मी रतन शुक्ला लड़े नहीं, तो काफी टर्न कोट्स हारे। और उसमें मेरे ख्याल से पूरे जो ताबूत है उसमें ये आखिरी जो कील पार्टी बदलने वालों की है वो शुभेंदु अधिकारी की लगी है। और जिससे कि ये साफ हो गया है कि दल बदलना, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू क्लेवर बाय हाफ पॉलिटिक्स, जिसमें कि आप जो हैं राजा के मेन सलाहकार को तोड़ लीजिए और उनको तोड़ के चलाइए। ये काट की हांडी 2-3 बार पहले चढ़ चुकी थी, बंगाल में इस बार नहीं चढ़ पाई। अब मैं आपको बताऊं कि अब जो आपने जिक्र किया डालमिया का तो मैं गया था उनका
जो क्षेत्र है वो हुबली में आता है। और मैं आपको बताऊं कि वो इतने हड़बड़ी में थी कि वो बोले थी कि आप मुझे जल्दी फ्री कर दीजिए मनोरंजन, स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, मुझे उनके रोड शो में जाना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े लीडर बन गए हैं बीजेपी के, जिसके रोड शो में जाने के लिए जो इतनी हड़बड़ाई हुई है। तो मुझे लगा कि ये पूरा जो इलेक्शन है, चुनाव जो है, वो एक तरह से बीजेपी का जो तंत्र होता है उसके भरोसे वहां के बीजेपी के कैंडिडेट ने छोड़ दिया था, जिसके वजह से बीजेपी को लगा कि इतने सारे लोग हैं तो हम जीत जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। संदीप। हाँ बिल्कुल, और साथ साथ जिसको कहते हैं कि हर कॉलम टिक था। मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो टिक, योगी आदित्यनाथ टिक, ये आए टिक, स्वामी प्रसाद मौर्य आए टिक, तो सारे वो टिक तो लगे हुए थे। पर जैसा कि अमित शाह जी को बहुत शौक है कहने का कि इलेक्शन इमोशन पे लड़ा जाता है, तो इस बार ऐसा लगा कि इमोशन जो था खेला होवे, जो उस्मान साहब बांग्लादेश के, शमीम उस्मान बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने सबसे पहले ये नारा लगाया था खेला होवे, आए तू आए सबाई आए, सब लोग आ जाओ, तो वो खेला जो था वो हो गया, वो तृणमूल ने खेला कर दिया। और इमोशन जिसको कहते हैं, इमोशन जो था वो तृणमूल के साथ था। नहीं तो इतनी ज्यादा तादाद में जो वोट आया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पोल तृणमूल का, वो बिना इमोशन के नहीं होता। तो यहाँ अमित शाह जी जो थे, इन्होंने सारा मैकेनिकल हर चीज फिट कर दी, पर एक जो लास्ट में जो इमोशन होता है वो छूट गया, वो ममता जी के साथ था। तो जो पूरी भावनात्मक लहर थी वो ममता के साथ रही, और जो वो बंगाल की अस्मिता की बात थी वो ममता के साथ रही, जो महिलाओं के वोट थे वो ममता बनर्जी को मिले। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सरकार भी, जो लीडर हैं टीएमसी के। टीएमसी के लिए अपनी कुर्सी को बचाना और मजबूती से बचाना बड़ी बात है, बड़ी कामयाबी। हालांकि दूसरी तरफ के लोग अभी भी कहेंगे कि अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है, हर एक वोट गिना जाना चाहिए, लेकिन तस्वीर बहुत साफ है। अब तो नंदीग्राम से भी तस्वीर साफ है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। क्या बातें आपको लगता है संजय जी जो टीएमसी के फेवर में काम की है यहाँ पे? संजय हमारे साथ इस वक्त नहीं है, पर संदीप अगर आप इसको देखें, इस सवाल को, इसका आकलन अगर आप करें कि क्या काम किया, एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं रही ममता के खिलाफ, करप्शन के आरोप बहुत लगे, उनके भतीजों को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, कहा गया कि ममता बनर्जी ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया, हालांकि ये भी कहा गया कि सारी सेंट्रल एजेंसीज वहां पर रही उनको परेशान करने के लिए। तो क्या क्या आपका एनालिसिस है इस नतीजे को लेकर? देखिए, एक तो ये मल्टीफेस इलेक्शन बीजेपी को खा गया, बहुत ज्यादा लोग उतरे वहां। हाँ, मल्टीफेज इलेक्शन खा गया, उसमें इतने लोगों का आना, इतने लोगों का जाना, ये बाहरी की तोहमत लगना, ये एक चीज हो गई। दूसरी, ये इलेक्शन इतना ज्यादा खिंचता चला गया कि 7वीं 8वीं फेज में आते तक आप रिजल्ट्स देखिए, कलकत्ता के रिजल्ट देखिए, चाहे टॉलीगंज का रिजल्ट देखिए, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बाबा बेहतर बताएंगे कि इसमें तो बिल्कुल ही एक तरफा वोट पड़ा है तृणमूल की ओर। तो 7वां 8वां राउंड बीजेपी बहुत ही बुरी तरह पीछे रही, और जितनी भी व्यू रचना की, जैसे फर्स्ट फेज में बांकुरा पुरुलिया के लिए जो व्यू रचना की, और हर तरह से उन्होंने किया, जैसे कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का एक कैंडिडेट को टिकट दिया गया झारखंड से लाके, हर तरह की कोशिश की, पर ममता जी उसके बराबर टक्कर देती रही। जैसे पुरुलिया बांकुरा में जनरल सीट से उन्होंने ट्राइबल कैंडिडेट खड़ा किया ममता ने, और ममता जी ने पिछले कुछ टाइम में सरकार आपके द्वारा करके एक प्रोग्राम किया, जिसकी वजह से लोग आश्वस्त हुए, उन्हें लगा कि ये पुरानी ममता है जो कि 2018 के पहले जिस तरह हमारी लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी, वैसे कि दोबारा करने लगेगी। तो एक तरह से 2018 पंचायत इलेक्शन की जो गुंडागर्दी हुई थी, जो धांधलीबाजी हुई थी, जिससे लोग नाराज हुए थे, जिसकी वजह से 2018 में पंचायत में बीजेपी को दिया, 2019 में पार्लियामेंट में, लोकसभा में बहुत अच्छे वोट दिए बीजेपी को, तो उसको थोड़ा सा उन्होंने काउंटर किया, उसको रोल बैक किया। तो एक सफलता का कारण ये भी रहेगा। जी आपने सही कहा नगमा। मैं बताऊं, मैं जिस होटल में ठहरा था वो होटल बीजेपी का गढ़ था, मतलब अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वही हुई थी जहां मैं ठहरा हुआ था। और अब आपको मैं बताऊं कि जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए या कहीं शूट पे जाता था, तो एक दिन मुझे बीजेपी के ढेर सारे बिहार के नेता मिल गए। हम बोले आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
बोले नहीं, हम लोग को जिम्मेवारी दी गई। इसका मतलब यह है कि बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश का जो भी नेता, एमएलए हो, एमएलसी हो, जिला अध्यक्ष हो, सबकी ड्यूटी लगा दी गई थी। तो सभी ताकत वहां झोंक दी गई थी। राधा मोहन सिंह मिल गए तो मैंने हिमांशु को फोन किया कि राधा मोहन सर तुम्हारे दिखे। अब राधा मोहन सिंह बंगाल के चुनाव में जाके क्या करेंगे, आप सोचिए। तो ये स्थिति, बीजेपी ने ऐसे कारपेट बॉम्बिंग की थी, लेकिन मामला पलट गया। बीजेपी जो वो पल्स पकड़ने में तो चूक गई। आपको क्या लग रहा है मनोरंजन की किस लिए मामला पलटा, क्या काम किया ममता के फेवर में? और क्या बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का तंज था दीदी ओ दीदी वाला, वो भी बैकफायर किया, ये तमाम चीजें भी थी? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी भूल गई कि वो जो धरती है माँ दुर्गा, माँ काली, माँ शारदा, मदर टेरेसा की धरती है। ये चीज बीजेपी भूल गई। वहां पे जय श्री राम चलता नहीं है, वहां माँ दुर्गा चलता है। बिहार में माँ दुर्गा चलता है। अब हमारे यहाँ राम की पूजा नहीं होती। बिहार में कोई राम का मंदिर होगा भी नहीं, आई डोंट नो। शिव जी का मंदिर होगा, दुर्गा पूजा होती है। तो यहाँ पे वो उन्होंने एक नारा लादने की कोशिश की, जिसको ममता बनर्जी ने पलट दिया। उसी तरह जिस तरह से मोदी जी गुजरात में करते थे, गुजरात अस्मिता को, तो ममता बनर्जी ने बंगाल अस्मिता कर दिया। और उन्होंने एक डिवाइड कर दिया, बांग्ला स्पीकिंग और नॉन बांग्ला स्पीकिंग, क्योंकि उनको मालूम था कि हिंदी बोलने वाला जितना पॉपुलेशन है वो बीजेपी को वोट करेगा। हमारा जो ड्राइवर था, जो हम शूट पे जाते थे बंगाल में, वो सब हिंदी स्पीकिंग था। जिस होटल में खाना खाने जाते थे वो हिंदी स्पीकिंग था। तो वो सब जो है वो बीजेपी को वोट कर रहा था। तो वो डिवाइड कर दिया उन्होंने कि बांग्ला प्राइड को ले आई। एक औरत जिसको कि आपने इस तरह से दीदी ओ दीदी बोला, वैसी धरती पर। और उनका जो भाषण होता था उसमें ऑप्टिक्स होते थे। खुद व्हील चेयर पे बैठी है, एक महिला व्हील चेयर पे बैठी है, और बंगाली में भाषण देना, और वो फुटबॉल फेंकती थी ऑडियंस में। तो मतलब ये सब ऑप्टिक्स है, ये सब दिमाग जो का जरूर प्रशांत किशोर ने लगाया होगा या किसी ने कहा होगा फुटबॉल फेंकना, ये सब चीज जो कैच कर गया। प्रशांत किशोर का रोल भी इसमें अहम रहा। हालांकि बहुत सारे लोग नाराज रहे कि प्रशांत किशोर को लाया गया, इसलिए सीनियर लीडर्स जो हैं वो छोड़ के भी पार्टी गए। असम में लेकिन बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहां पे भी ये इंटरेस्टिंग रहा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी वो सत्ता में शायद लौटेगी। और हमारे साथ इस वक्त नयन ज्योति हजारिका जुड़ रहे हैं, बीजेपी असम प्रदेश के नेता हैं। वहां पर प्रदर्शन अच्छा रहा। बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत बड़े फासले से जीत अपनी, अभी लग रहा है कि बढ़त है उनकी बनी हुई और वो जीतेंगी। तो बंगाल में बीजेपी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन असम में आप लोगों ने काफी अच्छा किया है। तो बधाई हो आपको कि काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। साफ लग रही है तस्वीर वहां पर, अब ये मजबूती से लौटेगी सरकार। जी बिल्कुल। ये तो हम क्या कहेंगे, जनता का प्यार है, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका आस्था है, वो आस्था 5 साल बना रहा, इसके बाद भी बना है। ये हम जनता के आभारी हैं। और ऑन द ग्राउंड बहुत सारे चुनौतियां थी, हम नहीं कहेंगे कि चुनौतियां नहीं थी, पर हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता ने मिलकर बहुत बेहतरीन काम किया। उसके फलस्वरूप ही ये इस बार फिर से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और जहां तक का सब, हजारिका साहब ये बता दीजिए आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? आपने तो जनता को बताया नहीं, अभी भी अंदर खाने कुछ चल रहा है क्या? नया मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री का जो घोषणा है वो पार्टी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अपने जो नेता है वो करेंगे, उचित समय पे वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और वो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि असम में सब सही है, अपने पास मेजोरिटी है। तो पार्टी वो बहुत ही जल्द घोषणा करने वाली है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा अगले 5 साल के लिए। बाकी वो तो मुख्यमंत्री देख सकते हैं क्या? मेरा सवाल है, नया मुख्यमंत्री देख सकते हैं क्या? क्योंकि चेहरा तो हेमंत ही थे। नहीं, वैसा पार्टी के तरफ से ही आएगा, बिल्कुल। अभी हम ऐसे स्थिति में नहीं है कि हम बता सके, हमारे ओर से तो नहीं बताया जा सकता है। आपको बहुत बेहतरीन पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके तहत हमारे जो अध्यक्ष है वही घोषणा करेंगे। तब तक थोड़ा सस्पेंस बना रहने दीजिए, और भगवान की कृपा से बहुत जल्दी सब कुछ घोषित हो जाएगा। तो यहाँ पे असम में क्या कांग्रेस ने भी बहुत मेहनत की थी वैसे मनोरंजन, और वहां पर तमाम बड़े नेता गए थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो ये कारपेट बॉम्बिंग वहां पे हुई थी, लेकिन ऐसा क्या कैंपेन उनका था और बीजेपी का था जिसमें एक ब्रेकिंग खबर आ रही है कि ममता बनर्जी जो है नंदीग्राम में 1200 वोटों से अब आ गए हैं। कुछ देर पहले ये 4000 था, तो इसलिए ये जो एक सस्पेंस सा बना हुआ है, धुकधुकी सी है, वो भी वहां पे बरकरार है। और अभी देखिए, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब कि फाइट जो है, लड़ाई जो है वो बहुत कांटे की है, टक्कर जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो नंदीग्राम में
शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में अभी आखिरी राउंड की वहां पर गिनती शुरू हो गई है। अब मनोरंजन बता रहे थे कि एक बक्सा जो खुला है उसके हिसाब से ममता बनर्जी की लीड आई है, तो आखिर में क्या होगा? ये 4000 से घट के भी 1200 पर हो गया है, तो ताज भी बचा कि नहीं, तख्त तो बचा, ये देखना होगा। अभी ये बाकी है इंतजार जो है। जी हाँ, निश्चित रूप से ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। 1200 वोट से अंतिम राउंड है, इसका मतलब अब लास्ट ओवर बचा है T20 में। कल हमने देखा करण पोलार्ड ने कैसी पारी खेली थी मुंबई इंडियंस के लिए, कुछ वैसा ही ममता बनर्जी को करना होगा निश्चित रूप से। और लेकिन हजारिका साहब, असम तो जीत गए, बंगाल में कहां चूक हो गई? देखिए, हम तो असम के ही कार्यकर्ता है, तो असम के बारे में बता सकते हैं। बंगाल पे भी तो नजर रखे होंगे। अब मुझे मालूम है आप बाउंसर जो है डक करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें भी बल्ला आराने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो उसके ऊपर अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद ही हम लोग कह पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे क्यों हारी। हाल फिलहाल तो हम असम में हैं और असम जीत गए हैं, थोड़ा खुशी हमें भी मनाने दी। ठीक है, संजय सरकार जुड़ गए हमारे साथ, तृणमूल कांग्रेस के। संजय सरकार जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ममता बनर्जी करीब 1200 वोटों से आगे चल रही है नंदीग्राम में, आप लोगों की क्या खबर है और कितनी बड़ी जीत है ये टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए? देखिए, आखिरी जो गेम होता है मेरे पल्ले में है और आखिरी गेम में हम ही जीतेंगे और दीदी वहां से बिल्कुल नंदीग्राम से जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और मैं हमेशा जो भी चैनल में जाते थे मैं बताते थे दीदी 220 के ऊपर सीट जाएंगे। तो यहाँ बहुत दिग्गज और बुद्धिजीवी लोग हैं, उसमें कुछ बात को अनस्थन अपने लिए थे, लेकिन आज जो नतीजा आया तो हम लोग पहले से प्रूव कर दिए कि हम लोग 220 के ऊपर जाएंगे। ये नारा जो थे हम लोग बिल्कुल जा रहे हैं। अगले मतलब जो लास्ट ईयर में हम लोग 211 सीट मिला था, इस बार हम लोग 220। नंदीग्राम से दीदी बिल्कुल जीत जाएगी और तीसरे बार मुख्यमंत्री बनने के लिए, शपथ लेने के लिए दीदी तैयार हो गई है एकदम। और बंगाल की जनता चाहती है बंगाल को ही बेटी रहे यहाँ पर, बाहर के आदमी आके यहाँ गुंडागर्दी माहौल नहीं बनाए। तो ये बाहरी वाली बात नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ममता के खिलाफ भी कर रहे थे, वो भी वहां पे भारी हैं। हाँ, उनका लाइन चला गया। हमारे साथ देवदीश दास हैं, स्टेट्समैन के हैं। देवशीष, मैं आपसे मिला था कलकत्ता प्रेस क्लब में, आपने हिंट किया था कि ममता बनर्जी की वापसी होगी, क्या फेवर में गया ममता बनर्जी के? सर, आप जब प्रेस क्लब में आए थे उसके बाद आप बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये आम आदमी के साथ बात भी किए थे, तब तो आपको भी मिला था जो राय आ रहा है। हम लोग का जो आपस में बातचीत होता है तब आप भी बोल रहा है जो ममता जी आ रहा है, क्योंकि आपने जो बूथ में गया था और बूथ का यही नतीजा बाबा जी आपके सामने आया। उसके बाद आप देखिए बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आपके लिए किया, तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ किया था? सब 5 स्टार होटल में। जब अमित शाह जी यहाँ पर आए थे कहाँ रुके थे? 5 स्टार होटल में, हेलीकॉप्टर में आते थे, बहुत सारा सिक्योरिटी है। ये तो लॉन्च कहाँ करते हैं एक आम आदमी का घर में? ये तो ममता जी क्या बोलता है, ममता जी हर टाइम, हर 10 साल आम आदमी के लिए काम किया है। ये 2 दिन के लिए आएगा, थोड़ा गरीब का घर में लंच डिनर करेंगे, तो उसको बाद से वोट नहीं मिलता है। ये दिखाना सजाना है सब। ये बंगाल का आदमी नहीं लिया। उसके बाद एक बंगाल का चीफ मिनिस्टर थे, उसको डिफीट करने के लिए जितना ताकत लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी पूरा, तो ये आम आदमी के लिए अच्छा नहीं था। क्योंकि एक महिला चीफ मिनिस्टर का हराने के लिए इतना क्यों, क्या जोश है? जब दिल्ली में हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ पर सब जब एजेंसी था, जब सेंट्रल एजेंसी, वो भी बुला रहे थे। जब वोट है, नॉमिनेशन फाइल हो गया, उसको समय बोल रहा है आप सीबीआई ऑफिस में आइए, ईडी ऑफिस में आइए, तो ये अच्छा नहीं लिया। तो जो करप्शन का चार्ज अगेंस्ट में तृणमूल का था, वो सेंट्रल एजेंसी ने जांच किया था, किंतु उसका कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया था। वो जब पोल आता है, जब वोट आता है, तब उसका स्पीड अप हो जाता है। और उसके छोड़ के ममता बनर्जी का बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो आम आदमी के लिए है। प्रशांत किशोर आने के बाद ये और भी अच्छा है। जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है, कन्याश्री प्रोजेक्ट है, यह बहुत सारा स्कीम है। जो चीफ मिनिस्टर अपना स्कीम है, वो गांव के स्पेशली महिला लोगों को बहुत सम्मानित किया है। और जो तरीके के चीफ मिनिस्टर को जी देवेशीष, संजय सरकार के पास चलेंगे। संजय जी, आपको मेरी आवाज
आ रही है। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। ये दीदी और जो दीदी की बात प्रधानमंत्री ने कही, ये कितना तीखा लगा बंगालियों को? देखिए, ममता दीदी को पहले सबसे बड़ा है बेगम बोला यहाँ पर आकर, प्रधानमंत्री अमित शाह भी बोला और प्रधानमंत्री भी बोला। एक ब्राह्मण घर के लड़की को अगर आप बोलेंगे प्रधानमंत्री बेगम बोलेंगे तो यहाँ का जनता मान नहीं रहेगी। और दूसरे नंबर मोदी जी को जो टोक थे, ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, ये बंगाल को जनता सोचे हैं। देखिए, एक प्रधानमंत्री है, उनको भी एक जगह हम इस तरह से भाषा नहीं बोलेंगे। देखिए, लफंगा टाइप की जो भाषा बोले हैं यहाँ पर, ये बंगाल का जनता माने नहीं है, हकीकत में माने नहीं है। और बंगाल का जनता देखिए पढ़े लिखे होते हैं, वो दूसरे किस्म को था। और नरेंद्र मोदी सोचा था बंगाल में यूपी बिहार जैसा माहौल तैयार करके यहाँ चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वो चीज बंगाल में नहीं होता। बंगाल का कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, खान पीन अलग है। यहाँ पर क्या होता है, मेहमान नवाजी होता है, हर मेहमान को वहां पर स्वागत किया जाता है। और यहाँ पर अगर गुंडा माहौली तरफ से बात करेंगे, ओ दीदी सब सोच रहे जो लड़की जैसे ईप टीजिंग होता है ना, ईप टीजिंग का काम नरेंद्र मोदी ने बंगाल में किया है और इसी का नतीजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। अभी आप 212 दिखा रहा है, तो थोड़ा देर बाद देखिए 220 के ऊपर चला जाएंगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ। और दीदी वहां से बिल्कुल जीत रहे हैं नंदीग्राम से, नंदीग्राम में। लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो काफी बिल्कुल अभी भी बर्फ दिखा रहे हैं वहां जी एज पे है अभी, लेकिन देखना होगा। एक हम ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे इस पर कि दीदी कहना क्या इतना ज्यादा खिलाफ चला गया बीजेपी, क्या एक बड़ी वजह रही। ममता बनर्जी ने भी वैसे हमें याद है मनोरंजन की डंडा के लिए, जेपी नड्डा के लिए शब्द इस्तेमाल किए थे। ममता बनर्जी ने भी क्या नहीं बोला, नड्डा फड्डा जी कितना चीज बोला उन्होंने। तो वो क्यों नहीं उनके खिलाफ गया और ये क्यों, तो ये सवाल तो उठता है। एक ब्रेक ले रहे हैं और हम लौटते हैं फिर। और राज्यों के फैसला में हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कहानी जो है वो पश्चिम बंगाल की है। नंदीग्राम से खबर आ रही है कि ममता बनर्जी आगे हो गई हैं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने घर से निकली है, वो दृश्य भी आएगा तो हम आपको पहले दिखाएंगे। बिल्कुल। और नंदीग्राम में से अभी हालांकि जीत का जो फासला है वो घट बढ़ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी वहां से अभी आगे हैं 1200 वोटों से, आखिरी बार बताया गया। वैसे बता दें आपको कि जो बंगाल में जीत मिल रही है टीएमसी को, उस पर राजनाथ सिंह ने भी ट्विटर पे मुबारकबाद दे दी है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को, और लिखा है कि पार्टी की जो शानदार जीत है असेंबली इलेक्शन में, उसमें अगले टर्म के लिए भी उन्होंने मुबारकबाद दी है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके जानकर ये बधाई संदेश जो है वो दिया है। तो टीएमसी का वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। वैसे अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो असम में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और कांग्रेस बहुत पीछे है वहां पे, बल्कि कोई बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। केरल में पी विजयन जो है उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो दिलचस्प है कि ये तस्वीरें बंगाल की आप देख रहे हैं, वहां पर जीत के बाद का, हालांकि जश्न पे तो रोक लगाई गई काफी, लेकिन ये मास्क पहने लोग भीड़ थोड़ी नजर आ रही है। अब ये जीत के जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद की है। लेकिन ममता बनर्जी, ऐसी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी भी अब निकलेंगी बाहर और संबोधित करेंगी लोगों को, अभी इंतजार है उनका। तो पहले एक खबर है वो पहले आपको बता दूं कि जहां एक तरफ 5 राज्यों में वो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से जंग जारी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता की कोविड से मौत हो गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोविड के चलते अपने पिता को खो दिया है, हम बेहद दुखी हैं। सत्येंद्र जैन खुद बिना थके लगातार दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और इस वक्त ये ब्रेकिंग खबर आ रही है कि ममता ने शुभेंदु अधिकारी को हरा दिया है, यानी कि जो 4000 फिर 1200 इस तरह के वोटों का फासला था, अब ये कंफर्म हो गया है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के रण को जीत चुकी हैं। वहां पर मुकाबला बहुत कड़ा था, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को हराया। शुभेंदु अधिकारी, जो अधिकारी परिवार का वहां पे गढ़ था, छोड़कर गए थे, वो टीएमसी को चुनौती दी थी। ममता बनर्जी ने इसलिए अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा। और इस समय ये बड़ी खबर है मनोरंजन, और इसका बड़ा इंपैक्ट एक मॉरल विक्ट्री है, नहीं तो उनके लिए बड़ी अफसोसनाक बात होती कि
टीएमसी ने अच्छा किया लेकिन वो नंदीग्राम हार गई। जैसे ही ये खबर आई कि ममता बनर्जी घर से बाहर निकली है, मनीष कुमार ने ये खबर दी, हम उनको फोन लगा रहे हैं, वो उनका फोन नहीं लग रहा है, तभी हमें लग गया था कि नंदीग्राम से खबर आ गई है, तभी वो अपने घर से निकली है। हमारे साथ जो है वो संजय सरकार बने हुए। संजय सरकार जी, आखिरकार खबर आ गई है, ममता बनर्जी जीत चुकी हैं, आपने कुछ देर पहले कहा था, बताइए। हालांकि 1200 मैं वोट से आपको जीती। बताता है, मेरा इतना विश्वास था कि दीदी वहां से जीत, मेरा विश्वास था दीदी वहां पर बिल्कुल जीत रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बंगाल को जनता तय कर चुके थे, बंगाल में यहाँ का जनता बोल चुके हैं। क्या बोल रहा था वो? इसी बोल रहा था, बंगाल के जनता 99 में ममता, बंगाल के जनता 99 में ममता, ये बात बोल चुके थे बंगाल को जनता। और बिल्कुल बंगाल को जनता दोबारा वही राय दे दिए हैं और तीसरे बार के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और खुश खबर सुनाता है, 2024 में ये ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को दिल्ली से हटाएंगे। ये भी आज के तारीख में आप लिख के रख दीजिए, हम आपको बता रहे हैं 2024 को बाद में नरेंद्र मोदी को सरकार बिल्कुल नहीं रहेंगे। संजय जी, बिल्कुल नहीं संजय सरकार साहब, उसको पहले भी गिर सकता है, मैं हकीकत बता रहे हैं। संजय सरकार साहब, नंदीग्राम में जब ये बैटल हुआ, ये मुकाबला हो रहा था, तो ये कहा जा रहा था कि सारा चुनाव एक तरफ, नंदीग्राम एक तरफ, और ये कहा गया कि यहाँ पे जो हारेगा उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। यदि ममता बनर्जी हारती तो अच्छा नहीं होता, तख्त मिलता, ताज नहीं मिलता। अब जो शुभेंदु अधिकारी हारे हैं, तो क्या हम माने कि शुभेंदु अधिकारी के पॉलिटिकल कैरियर पर अब विराम लगा है? क्योंकि दूसरी पार्टी में गए, ये भी कहा गया कि ममता बनर्जी के सबसे विश्वस्त थे और उन्होंने पीठ में छुरा भोंका, अब अपनी सीट हार गई हैं, उनके पॉलिटिकल कैरियर का क्या होगा? पिताजी भी उनके, जो कि अभी भी तृणमूल के एमपी हैं कैंप से, उनका क्या होगा? शहीद हो चुके हैं जी, वो राजनीतिक शहीद हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको हकीकत बता रहे हैं, वो बिल्कुल शहीद हो चुके हैं। और दूसरे नंबर बात है, ये 2024 में जैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जाएंगे, चला जाएंगे, वो कांग्रेस में जाके शामिल हो जाएंगे। इनको बचना है किसी भी हाल में। जितना चोरी चमारी किए, देखिए कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आदमी लेते हैं तो वो 7 से 8 लाख रुपया देके एक आदमी को नौकरी। हल्दिया कोऑपरेटिव बैंक में अगर ये आदमी लेते तो वहां पे भी पैसा देके आदमी लेते थे। उनको भाई परिवार जो है, पूरा परिवार भ्रष्टाचार है, और तो अब मैं उनको पूरा परिवार भ्रष्टाचार है। और मैं आपको बताते हैं, हल्दिया ड्रग्स से महीना में 100 से 150 करोड़ रुपए वसूली उठाते थे वहां पर। हकीकत आज आपको हम बता रहे हैं, परिवार भी पूरा वसूली उठाते थे और जनता वहां का बिल्कुल नाराज थे। ये चीज हम बताया था जी। क्लाउड बहुत है उनके वहां पर, उनका गढ़ है ये पूरा इलाका, शुभेंदु अधिकारी परिवार का। एक बात जो भी मनोरंजन कह रहे थे, मुझे याद है कि ये बयान आया था शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कि अगर वो ममता बनर्जी को नहीं हरा पाए नंदीग्राम में तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बल्कि जनवरी में उन्होंने बयान दिया था कि विल लीव पॉलिटिक्स इफ आई फेल टू डिफीट ममता बनर्जी। तो अब ये सवाल है कि आप राजनीति में, वैसे मनोरंजन हम जानते हैं कि लोग कहते कुछ है बाद में पलट जाते हैं, लेकिन अब तो रिकॉर्डेड तमाम चीजें यूट्यूब पर हर जगह मौजूद हैं। संदीप दीक्षित जी, आपको क्या लगता है, ये बहुत प्रतिष्ठा की लड़ाई थी शुभेंदु अधिकारी के लिए और मुश्किल लड़ाई थी। ममता बनर्जी भी कम ही वोटों से भी जीती हैं, पर अब इनके पॉलिटिकल करियर पे सवाल लगता है कि पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। एक्चुअली बंगाल में कई पहले के स्ट्रॉन्ग मैन भी धूल फांक चुके हैं। अगर आपको याद हो, लक्ष्मण सेठ, हल्दिया के स्ट्रॉन्ग मैन, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मालिक, पूरी हल्दिया में तूती बोलती थी। तो लक्ष्मण सेठ भी अब बीजेपी में बैठे हुए हैं, अब एमएलए लायक भी नहीं रह गए, तो वो स्ट्रॉन्ग मैन का उनका एरा खत्म हो गया। उसी तरह शुभेंदु अधिकारी का जो स्ट्रॉन्ग मैन का एरा था, वो एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में था, वो ममता बनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में था, वो लेफ्ट को हटाने के कॉन्टेक्स्ट में था। दोनों कॉन्टेक्स्ट अब खत्म हो गई। जाहिर है कि अब उनका भी पूरा जो राजनीतिक जो ट्रैजेक्टरी थी वो चुक गई है, और अब इस राजनीतिक ट्रैजेक्टरी में उन्होंने एक तो दल बदल लिया, दल बदल के हार गए, तो अब वो दोहरे पिटे हुए एक मोहरे हो गए। शायद ही कोई छूना चाहेगा। जैसा कि सरकार का दादा कह रहे थे कि हो सकता है बाद में ये कांग्रेस चले जाएं, उधर चले जाएं, पर अब वो बात नहीं रह जाएगी, वो धमक नहीं रह जाएगी जो इनकी, इनके भाई की, इनके पिताजी की तृणमूल के अंडर थी, जहां के 2 लोग एमपी थे, एमएलए थे, ब्लॉक में थे, हर जगह थे। तो वो जमाना चला गया। इन्होंने एक गैम्बल किया, एक जुआ खेला, एक व्यक्तिगत क्लैन बेस्ड जुआ खेला, और वो चला नहीं। जी
देवाशीष के पास चलेंगे। देवाशीष, क्या लगता है अब अधिकारी परिवार का क्या होगा? बहुत लोगों ने मुझे बताया कि उनके जाने से ममता बनर्जी को पॉलिटिकली लॉस तो हुआ भी था, मॉनेटरी लॉस भी बहुत हुआ था उनके जाने से। अब आप वहां की राजनीति जानते हैं, अब बताइए अधिकारी परिवार का भविष्य। अभी पूर्व मेदिनीपुर नहीं है, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में अधिकारी फैमिली का एक रेपुटेशन था। अधिकारी फैमिली जो तृणमूल जो बदलाव हुआ था 2011 में, अधिकारी फैमिली का एक इम्पोर्टेंट रोल भी था। लेकिन आज अभी जो सिचुएशन आ गया, ट्रेंड आ गया, वोट का रिजल्ट जो नतीजा सामने आ गया, तृणमूल गवर्नमेंट तीसरी बार गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो अधिकारी फैमिली का थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि अभी दोनों एमपी उसका घर में है। उसका पिताजी है, उसका शिशिर अधिकारी, उसका भाई दिव्येंदु अधिकारी, अभी वो तृणमूल का ही एमपी है। लेकिन ये बात ये है देयर इज आइडेंटिटी क्राइसिस इन पॉलिटिक्स इन शुभेंदु अधिकारी। ये आइडेंटिटी क्राइसिस तो उसको होगा, वो क्यों होगा किंतु, लेकिन वो टक्कर दिया सीएम के साथ, अभी हार गया है। लेकिन उसका पॉलिटिकल करियर क्या होगा वो तो हम लोग को टाइम ही बताएंगे। अभी जो सिचुएशन है 1-2 साल का अंदर वो बैकफुट में चला गया। अभी वो तृणमूल से रहने से बहुत इंक्रीज करता है। अभी तो 2-3 नंबर पोजीशन में था, लेकिन अभी जो रिस्क उन्होंने लिया, वो दल बदल किया, बीजेपी का साथ चला गया, क्योंकि बीजेपी साथ वो किया, वो सेंट्रल का मदद मिलेगा एक गवर्नमेंट का अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, और एक गवर्नमेंट का रिसोर्स मिलेगा। यही उसका स्ट्रेटेजी था। वो सोचा था जो 1 नंबर बनेगा, वो बीजेपी का भाजपा का यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन में ले सकता है। लेकिन वो जो उसका जो वोट का आगे जो वो पार्टी चेंज किया है, वो वेस्ट बंगाल का आम आदमी अच्छा नहीं लिया। लोग बोल रहा है वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो गया है, तो इसीलिए उसको तो थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस में पड़ने पड़ेगा। तो हम जनता ही बोल रहे। जी देवाशीष, आप लोग सब बने रहिए हमारे साथ। संदीप जी, आप, संजय सरकार जी, आप, हजारिका साहब, आप, देवाशीष दास, आप, हम एक ब्रेक लेते हैं। और लेकिन नगमा, एक चीज़ बताऊं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी बीजेपी की, क्योंकि उसी होटल में मैं ठहरा था, तो बंगाली में बोलने की जब होता था, बंगाली एड्रेस करते थे वो शुभेंदु अधिकारी करते थे, हिंदी में द्विवेदी साहब करते थे, दिनेश द्विवेदी, और इंग्लिश में या तो स्वपन दास होते थे वो करते थे, या फिर कोई दिल्ली का नेता वो करता था। तो ये पूरा फिक्स था कि बंगाली प्रेस को एड्रेस करना है, शुभेंदु करेंगे। जी बावजूद इसके ये नहीं काम हाँ, कर पाया। वो बीजेपी ने एक तरह से चेहरा तय कर दिया था शुभेंदु को। यदि उनको लगता था ये ममता हारेगी, हम सरकार बनाएंगे, तो नंबर 1 नंबर 2 होना ही था। और एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए और अधिकारी परिवार के लिए। जैसा मनोरंजन कह रहे थे कि टीएमसी में भी ये झटका लगा था उनका जाना, एक तो पॉलिटिकल क्लाउड और दूसरे जो मॉनेटरी क्लाउड, क्योंकि काफी रसूख है अधिकारी परिवार का बंगाल में। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटेंगे इस चुनाव की खबर में। राज्यों के फैसला में बंगाल से बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंदीग्राम से। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है और 1200 वोटों से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को हराया है। शुरू में ममता बनर्जी पीछे चल रही थी, बाद में 4000 वोट से वो आगे भी हुई और उसके बाद ये मार्जिन जो है वो घटकर 1200 हो गया। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष कुमार। तो मनीष, ममता दीदी अब सामने आएंगी, उम्मीद की जा सकती है वो बोलेंगी। अब कंफर्म हो गया नंदीग्राम में जो उनकी जीत है, हालांकि मार्जिन जो है जीत का वो कम है, पर उन्होंने अपना ताज बचा लिया है। और नगमा, देखिए, ममता बनर्जी की जीत के बारे में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो काउंटिंग सेंटर से रिपोर्ट आ रही है, मैं ममता बनर्जी के घर के ही कैंपस में बैठा हूँ। ये जो मीडिया सेंटर बनाया गया है, आज यहाँ पर मल्टी कैम लगाया गया है, जो आप देख सकते हैं कि उनके घर के बाहर भी जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में उनका दृश्य जो है ये उसका आउटपुट दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है 1200 से अधिक वोटों से जीती है। ये जो फाइनल जो मार्जिन होगा, ये जो टैली होगा, ये वैरी कर सकता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना चुनाव जीत गई है। हालांकि जीत का जो मार्जिन है वो काफी कम है, ये आप कह सकते हैं कि उन्हें काफी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा है। लेकिन हाँ, तृणमूल के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से उतार चढ़ाव चल रहा था, उसके बीच में लोग काफी ज्यादा एक तरह से सशंकित थे
कि आखिर परिणाम क्या आएगा, लेकिन लास्ट के 2-3 राउंड में ममता बनर्जी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। और अब जो खबरें आ रही है जिसकी उसकी अभी चुनाव आयोग ने नहीं की है या वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने इसकी विधिवत घोषणा नहीं की है, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना चुनाव जीत गई है। जी मनीष, नंदीग्राम से जीत गई है, ये काफी टफ बैटल था और जो उन्होंने करिश्मा कर दिया उसकी उम्मीद बीजेपी को नहीं थी। बीजेपी जो है नीचे जाती गई लगातार और अब मतलब 80 के आसपास की सीटें, शायद 89 डीएमके की सीटें। तो इसका मतलब पूरा जो है बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा इस पूरे कैंपेन को जिस ढंग से उन्होंने चलाया है। बीजेपी 76 पर आके सिमट गई है, तो ये एक बड़ी विक्ट्री तिवारा जो है ममता बनर्जी के लिए हुई है। बाबा, आपने जो सवाल किया है इसमें एक बात, एक तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आवाज कुछ ज्यादा हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा आंधी तूफान की भी जो सिचुएशन के कारण जो सवाल है वो बहुत ही साफ नहीं सुनाई दिया है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये जो जीत हुई है पूरे बंगाल में, जो टीएमसी की जीत हुई है, इसका अंदाजा या ममता बनर्जी या उनके प्रशांत किशोर जैसे कैंपेन मैनेजर या उनके अपने इनर सर्किल के लोगों को छोड़कर पूरे बंगाल में गिने चुने, मैं आपको कह सकता हूँ आधा दर्जन पत्रकारों से अधिक को किसी को अंदाजा नहीं था कि ममता बनर्जी 200 का आंकड़ा इस बार पार करेंगी। हाँ, इस जीत का क्रेज निश्चित रूप से ममता बनर्जी को जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस था, उससे उन्होंने काफी लेसन सीखा और उस अपनी गलतियों को उन्होंने इस बार नहीं दोहराया। और बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार एक के बाद एक गलती करती गई। बीजेपी के नेताओं से बाबा जो हमारी बातचीत थी, उनका कहना था कि उनका जो कैंपेन था वो अति आत्मविश्वास का कहीं ना कहीं शिकार हुआ। खासकर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से उन्होंने दीदी ओ दीदी कहा, उससे महिला मतदाता जो है काफी अच्छी खासी उन्हें नाराजगी दिखी। जो पढ़े लिखे बंगाली वर्ग के लोग हैं उनको ये लगा कि नहीं, किसी भी तरीके से बीजेपी को रोका जाए, और उसी का खामियाजा जो है बीजेपी को लोगों को उठाना पड़ा है। बीजेपी का जो कैंपेन था, आपने बार बार कहा है, ये 5 स्टार होटल से शुरू होता था, 5 स्टार होटल में ही खत्म हो जाता था। एक तरह का ग्राउंड से उनका डिस्कनेक्ट था। उनका पूरा कैंपेन इस बात पर आधारित था कि धार्मिक आधार पर जो पोलराइजेशन होगा उसका उन्हें भरपूर लाभ होगा और उसी के आधार पर वो 200 का आंकड़ा पार करने में कामयाब होंगे। लेकिन कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग और अपने काडर की बदौलत जो है उस धार्मिक ध्रुवीकरण को एक तरह से रोका या एक तरह से उसे प्रिवेंट किया, जिसका आज उन्हें परिणाम देखने को यह मिल रहा है कि टीएमसी एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। बाबा मनीष, एक छोटी सी बात, जो पोलराइजेशन की आपने बात की, तो पोलराइजेशन वाला कैंपेन रहा बीजेपी का और ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण जो की है, जो उनका आरोप लगता रहा है हमेशा, उसकी बात उन्होंने उठाई। वो उल्टा पड़ा या काउंटर पोलराइजेशन भी हुआ? मुस्लिम वोट जो है वो और ज्यादा इकट्ठे हुए, हालांकि उसको बांटने की कोशिश हुई। ऐसा कहा गया जब फुरफुरा शरीफ के जो लीडर हैं वो आ गए और उनके साथ दूसरे लोगों ने भी हाथ जोड़ा तो लगा कि ये वोट बटेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। शायद कंसोलिडेट हुए और वोट और काउंटर पोलराइजेशन भी हुआ। देखिए लगभग ये जो फुरफुरा शरीफ का जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, उनका चुनाव में कूदने की जो उनकी रणनीति थी, कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन दिया गया कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बहुत सारे कदम ऐसे उठाए कि उनके अपने पार्टी के हाईकमान को लगने लगा कि वो अपने हाईकमान से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक तरह का कहीं ना कहीं निर्देश उनको मिल रहा है। दूसरी बात, इस अलायंस में एक सीपीएम भी थी। सीपीएम को पता नहीं, ममता बनर्जी से उनकी परंपरागत एक तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही है। जब सियालकुची का इंसिडेंट हुआ जहाँ पे 4 लोग एक ही समुदाय के मारे गए, उन्होंने उस फायरिंग का समर्थन किया। वो एक तरह से पूरे बंगाल के चुनाव का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद जो भी अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के मतदाता थे, उनके अंदर में जो भी उस अलायंस को लेकर, महाजोट को लेकर एक कंफ्यूजन था, वो खत्म हुआ, जिसका लाभ ममता बनर्जी ने अपने भाषण से, अपने एक्शन से उठाने में उन्होंने काफी हद तक सफलता प्राप्त की। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ने जिस आक्रामक तरीके से, उनके अपने नेता भी हम मान रहे हैं, तृणमूल के नेताओं का आरोप रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने संस्थाओं को एक तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग किया, वो चाहे इनकम टैक्स हो
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, यहाँ तक कि एनआईए और ममता बनर्जी के फोन टैपिंग तक की भी एक तरह से प्रमाण आए, उससे जो फोन की रिकॉर्डिंग है वो जारी किया गया बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के द्वारा। तो जनता में उसका एक तरह का नकारात्मक मैसेज गया, लगा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के बलबूते पर चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि ममता बनर्जी को हराने के लिए उसमें हर तरह के जो संस्था है उनका वो दुरुपयोग कर रही है। ये बंगाल के वोटर जो है वो थोड़े अलग तरह के हैं, थोड़े जागरूक वोटर हैं और उसका लाभ जो है ममता बनर्जी उठाने में काफी कामयाब रही और उसी का एक आप कह सकती हैं कि इसका परिणाम यह है कि आज बंगाल में बीजेपी को सरकार बनाने के सारे सपने चूर हो गए और ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रही हैं। जी मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी है, इतनी अच्छी तरह से समझाया हमारे दर्शकों को इस तमाम मामलों पर। नगमा बताओ, सबसे बड़ी बात इस इलेक्शन की यह है कि आप वो देखिए लेफ्ट वाला खाना जो है वो जीरो है। लेफ्ट वाला खाना जीरो है, इसका मतलब हमारा आप जानते हैं कि कम से कम मुर्शिदाबाद और मालदा का इलाका है, वहां के मुसलमान है परंपरागत रूप से गनी खान चौधरी के जमाने से लेकर के परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट करते रहे, उन्हीं के खानदान के लोग जीते हैं, अभी भी उनके भाई वहां से सांसद हैं। मुर्शिदाबाद का इलाका है जहां पे अधीर रंजन चौधरी हैं। इसका मतलब यदि वो खाना खाली है, यहाँ इन दोनों जगहों के मुसलमानों ने भी यह तय कर लिया कि इस बार ममता बनर्जी को ही वोट देना है, जिताना है और कंप्लीट शिफ्ट हुआ है। जो आपने फुरफुरे शरीफ की बात की, उनके भाई भी चुनाव मैदान में थे, उनकी भी वो सेकंड नंबर पे आए होंगे या वो बुरी तरह से हार गए होंगे, तो वो दांव चला नहीं और मुस्लिम वोट यूनाइट रहा। उनको लगा कि जिस हाई पिच में बीजेपी ने कैंपेन किया, उनको लगा कि अभी ममता बनर्जी को बैक नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो भाषण होता था वहां पे बीजेपी के द्वारा ये कहा जाता था कि घुसपैठिए जो हैं कलकत्ता में तुम्हारे घरों में घुसने वाले हैं, इस ढंग से कहा जाता था। तो उसका रिएक्शन हुआ है जिससे कि मालदा और मुर्शिदाबाद में भी कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली। तो वो काउंटर एक तरह से पोलराइजेशन हुआ, कंसोलिडेट हुए वोट बहुत ज्यादा। और आप सीट जो हैं अभी वो एक बार देख लीजिए कि कितनी सीटें किसको मिली हैं। टीएमसी जो है इस समय पश्चिम बंगाल में जो बढ़त बनाई हुई है वो 216 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी 75 पे से बढ़ गई है। अब एक समय पे ये 90 के करीब थी और ये बात हुई थी कि ये डबल डिजिट में ही रह जाएगी, तीन डिजिट जो आंकड़े हैं वो नहीं पहुंचेंगे, 100 तक भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अभी देखिए कि वो 85 से घट के अब 75 पे आई हुई है, 216 पे है टीएमसी और अन्य जो है वो तो खैर एक सीट आई है इनके खाते में। तो बिल्कुल क्लीन स्वीप है एक तरह से टीएमसी का। भी आखिरी नतीजा जो आना है वो बाकी है, पर अब कोई ज्यादा उम्मीद नहीं लगी है बची हुई। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं इस चर्चा पे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस समय सीटों का प्रोजेक्शन जो है वो क्या है अलग अलग राज्यों में। और शुरुआत करते हैं बंगाल से, जहां पर टीएमसी बहुत ही इस समय एक आरामदायक तरीके से जीती हुई नजर आ रही है। और प्रोजेक्शन के हिसाब से 200 जो अभी जो सीटें हैं वो 216 दिख रही हैं जो टीएमसी को मिल रही है और बीजेपी को 75 और अन्य को 1। तो ये इस समय बढ़त जिन जगहों पर है, जिन सीटों पर, जितनी सीटों पर, वो है बंगाल के आंकड़े इस समय। और प्रोजेक्शन के मुताबिक जो है वो बीजेपी अब सिमट चुकी है 80 के नीचे, 75 से 85 के बीच में उसकी सीटों का प्रोजेक्शन था। और दूसरे राज्यों के भी प्रोजेक्शंस या जो बढ़त है वो आपको अगर हम दिखा सकें। बंगाल सबसे बड़ी बात है नगमा की इसमें तीसरे टर्म में भी 7 सीटों का फायदा है ममता बनर्जी को। और ये तमिलनाडु, जहां बिल्कुल, और तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में डीएमके को 146 सीटें यहां पर मिली हैं और एआईडीएमके जो है वो 87 पर है। तो ये बिना करुणानिधि और बिना जयललिता के जो चुनाव था, कोई करिश्माई नेता नहीं थे और उसमें लग रहा था कि एआईडीएमके अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी। डीएमके का प्रदर्शन जो है वो वहां पे 146 सीटों पे बढ़त डीएमके को हासिल है तमिलनाडु में। तो कोलकाता के आईपैक के दफ्तर में जश्न मन रहा है ममता बनर्जी के लिए। प्रशांत किशोर ने एक रणनीति बनाई थी, नाच गाकर जश्न मना रही है। यहाँ पर युवा टीम, हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा वहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं एक झलक
कि वहां पे माहौल क्या है। और हम प्रशांत किशोर के पास जाने की कोशिश करेंगे, अभी भी सोहित वहीं बने हुए हैं। प्रशांत किशोर से बातचीत हुई थी हमारी, वो थोड़े बिजी हैं, देखते हैं कि 6 बजे तक मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हैं। लेकिन सोहित का ये प्रीरेक देख लीजिए। फिलहाल मैं कोलकाता के आईपैक के दफ्तर में मौजूद हूँ। ये वही दफ्तर है जहाँ से प्रशांत किशोर और उनकी जो पूरी आईपैक की टीम है वो ममता बनर्जी के लिए पूरा स्ट्रैटेजी बनाकर किस तरह से इस पूरे चुनाव में लड़ी है और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी यहाँ पर है। और काफ़ी आप देखें अगर युवा टीम आपको नज़र आएगी जो अभी यहाँ पर जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और गाने को या फिर जिस तरह से आप देखें कि फेस मास्क बनाए गए हैं ममता बनर्जी के, उस सभी चीज़ों के लोग यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पूरे स्ट्रैटेजी बना से लेकर जिस तरह से बीजेपी जैसे एक पार्टी जो लगातार हम देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाती है, वो भले सोशल मीडिया पर हो, ज़मीन पर हो, अलग अलग स्ट्रैटेजी हो, उसके खिलाफ लड़ना और उसके खिलाफ अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, वो काम यहाँ पे किया गया है। और आज जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं यहाँ पर वो किस तरह से जश्न मना रहे हैं। कई समय से, कई महीनों से लगातार ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा था और अब उसका नतीजा आने के बाद कहीं ना कहीं आईपैक के जो लोग हैं जो इस पूरे कैंपेन के लिए जिम्मेदार हैं, ये वो कैंपेन है जिसमें हमने देखा कि उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, उनकी पूरी टीम हो, उनके खिलाफ अगर होने के बावजूद अगर इस तरह से नतीजे आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जश्न यहाँ पर मनता हुआ नजर आ रहा है। ये कोलकाता की आईपैक टीम है और आप देख सकते हैं कि युवा कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ये पूरा आप समझे कि ये पूरे कैंपेन को उन्होंने आगे ले गए और आज कहीं ना कहीं इतने महीनों के बाद उनका जश्न वो यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो सोहित है वो आईपैक के दफ्तर से ये अपनी ये रिपोर्ट उन्होंने भेजी। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप दीक्षित हैं, संजय सरकार हैं, हजारिका साहब हैं और देवाशीष भी हैं। पहले मैं संजय सरकार साहब के पास चलूंगा। दादा आपसे ये जानना चाहता हूँ, खेला संजय सरकार चले गए, देवाशीष होंगे, देवाशीष के पास चलते। देवाशीष, खेला होवे का नारा दिया था, खेला होगा 6। यस बाबा जी, खेला तो खत्म हो गया। मोदी जी आए थे तो रैली में बोला था दीदी का खेला खत्म हो गया। जब चुनाव अभी तक नहीं शेष हुआ, 8 फेज का वोट नहीं हुआ, उसका पहले ही बोल दिया दीदी का खेला खत्म हो गया। किंतु सचमुच क्या पता चला, आज बीजेपी का यहाँ पर खेला जो खेला था वो खत्म हुआ था। जो माइंड गेम उन्होंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो चौथी पांचवी फिफ्थ फेज का बात तो बोला था जो हमारा गवर्नमेंट हो गया, अभी सीट बढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअली जो रियलिटी जो है, जो एग्जिट पोल आप लोग दिखाया था, एग्जैक्ट पोल में जो आ रहा है ममता का गवर्नमेंट बना रहा है, इतना तरीके से इतना मजबूती गवर्नमेंट बनेगा जो हॉर्स ट्रेडिंग का कोई चांस नहीं है। जो अलग स्टेट में हम लोग देखा था कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था, पश्चिम बंगाल में इसमें हॉर्स ट्रेडिंग का कोई चांस नहीं था। हम एक इंटरव्यू में बोला था हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट बना रहा है, क्यों हम हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। तो लेकिन लोकमा मन के आशंका था हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है, बीजेपी का जो ट्रेंड था, लेकिन आज ममता दिखा दिया, ममता का पार्टी दिखा दिया जो हॉर्स ट्रेडिंग का कोई चांस नहीं था। एकदम क्लीन मेजोरिटी में तृणमूल आ रहा है। जी देवाशीष, संजय सरकार साहब हमारे साथ जुड़ गए। संजय सरकार साहब, एक कमेंट में ले रहा हूं अपने सारे पैनलिस्ट से। खेला होएगा 6, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या चुनौती है? फिर से उनका लाइन जो है आ जा रहा है संजय सरकार का। संदीप दीक्षित लेकिन है हमारे साथ जुड़े हुए। तो संदीप, ये खेला होबे की बात हो रही है और अब कहा जा रहा है कि खेला शेष हो गया, मतलब कम से कम बीजेपी के लिए। तो पहले संदीप से जी, शुरू होगा, अब शुरू हुआ है खेला। अच्छा। जितना ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स थी, इनकम टैक्स की रेड्स थी, प्रॉपर्टियां अटैच हुई, ममता बनर्जी के भतीजे के सहयोगियों को जेल में डाला गया, तो अब थोड़ा सा खेला शुरू होगा। क्योंकि अभी तक 1.5-2 महीने से खेला जो था सेंटर खेल रहा था और आज वोटर्स ने 48.5% वोट, इससे ज्यादा एम्फेटिक हो ही नहीं सकता। बाबा मनोरंजन मुझे करेक्ट करिएगा, मेरे ख्याल से राजीव गांधी को भी इतने वोट नहीं आए जी 84 के लोकसभा में। तो ये तो बहुत ही डिसाइसिव एक वर्डिक्ट है, इससे ज्यादा डिसाइसिव कोई वर्डिक्ट नहीं हो सकती। जैसा कि विश्वास बाबू भी बोल रहे हैं कि अब तो जोड़ तोड़ की भी गुंजाइश नहीं बची,
तो इसलिए अब खेला होगा, और खेला 2 डायरेक्शंस में होगा। एक डायरेक्शन में ये होगा जिन्होंने तंग किया उनके साथ खेला होगा, और दूसरा ये है कि अब ममता को भी थोड़ा सा रीइन्वेंट करना पड़ेगा। जो ये स्ट्रॉन्ग आर्म जो टैक्टिक्स थी इनकी 2018 से अब तक, इन सबको थोड़ा सा इति देनी होगी। जब 48.5% जनता साथ है तो मेरे ख्याल से मस्तानों की जरूरत नहीं है। नहीं जी, आपने सही कहा। अब हमारे सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही है। तो नगमा, एक चीज है, चुनौती बहुत अच्छी जीत है। तीसरे टर्म में भी आपने अपनी सीटें बढ़ाई है, वोट परसेंट बढ़ाया है, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। और जैसा कह रहे हैं कि रीइन्वेंट करना पड़ेगा अब अपने को। अब लेकिन ये बात भी है कि बीजेपी को रूल आउट नहीं कर सकते। 75 सीट है, अभी भी आज जारी है। लेकिन कुछ लोग बंगाल में मुझे ये कह रहे थे कि बीजेपी यदि पावर में नहीं आई तो बीजेपी के अस्तित्व पे खतरा मंडराता रहेगा। अब जो काम बीजेपी करती रही है, क्या पता ममता बनर्जी वो काम बीजेपी के साथ कर सकती है। क्या क्या उनके विधायक क्या तृणमूल में जा सकते हैं, ये एक देखने वाली बात है। बहुत लोगों ने मुझे ये बात हिंट की थी। एक ब्रेक लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यों के चुनाव के नतीजे, और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो है इस समय वो बंगाल चुनाव के नतीजों में है, जिसके अब नतीजे धीरे धीरे इस दफ़ा आ रहे हैं। लेकिन तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई है कि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी अगली सरकार फिर से बनाने जा रही हैं बंगाल में। और ये तस्वीरें अब सेलिब्रेशन की, जश्न की भी आने लगी हैं टीएमसी हेडक्वार्टर्स से, ममता बनर्जी के घर से, क्योंकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने जीत दर्ज कर दी है। नंदीग्राम जहां सबसे सख्त मुकाबला था शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ी थी, और इस कड़े मुकाबले में उन्होंने अब बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को हराया है। 1200 वोटों से ये फासला काफी कम है, लेकिन लगातार उतार चढ़ाव इसमें हो रहे थे। शुभेंदु अधिकारी का ये गढ़ है और काफी मजबूत यहाँ पर रहा है। अधिकारी परिवार टीएमसी को छोड़कर वो शामिल हुए थे बीजेपी में, और एक तरह से वो बंगाल में बीजेपी के चेहरा बने हुए थे इस समय इस चुनाव में, क्योंकि वो ममता बनर्जी के खिलाफ थे। और उन्होंने ये कहा था कि अगर वो चुनाव हारते हैं तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। अब ये देखना होगा कि क्या होता है शुभेंदु अधिकारी का। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से हरा दिया है। जी हाँ, और जब ये निर्णय लिया था ममता बनर्जी ने, तो सब लोगों ने कहा था कि अपनी भवानीपुर की सीट छोड़ के वो क्यों जा रही हैं, क्यों ये जो है हेड ऑन करना चाहती है शुभेंदु अधिकारी को। ये इमोशनल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन को इमोशनल नहीं होना चाहिए था। लेकिन तब भी शायद ममता बनर्जी को भरोसा होगा कि वो नंदीग्राम जीतेंगी। नंदीग्राम से उनका पुराना नाता रहा है। उन्होंने वहाँ से कहे तो ये वही जगह है जहाँ से कि उनके पॉलिटिकल राइज का गवाह रहा है नंदीग्राम। और ये भी सच है कि नंदीग्राम पर अधिकारी परिवार का वर्चस्व पिछले दिनों देखने को मिला था। हालांकि नंदीग्राम के इंसिडेंट के बाद जो पहला चुनाव वहाँ जीता था वो तृणमूल ने जीता था, लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी नहीं थे। वहाँ पुलिस फायरिंग में जो मृत्यु हुई थी उस परिवार से एक टिकट दिया था, वो जीते थे नंदीग्राम में। लेकिन बाद में ये सीट शुभेंदु अधिकारी को गई, और अंतिम समय तक शुभेंदु अधिकारी ने टक्कर दी, लेकिन ममता बनर्जी फाइनली जीत गई हैं। और एक तरह से एक ही सीट पे लड़ी थी। लोग कह रहे थे यदि हार जाएंगी तो क्या होगा, लेकिन अब वो संशय भी खत्म हो गया है। तो कहा जा रहा था कि वो तख्त तो उन्होंने बचा लिया है, पर ताज बचेगा कि नहीं। तो अब तो ये जीत गई हैं वो नंदीग्राम, तो उनका ताज भी बचा है और तख्त तो उन्होंने संभाल कर रखा ही, और जोर शोर से वापस आई हैं। और 48.5% वोट शेयर मिला है, यानी कि 48.5% जनता जो है वो तृणमूल के साथ है। तो एक बहुत बड़ा मैंडेट है उनके लिए, और इसलिए अब ये तीसरे टर्म में बड़ी जिम्मेदारी भी होगी ममता बनर्जी के सामने। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ा, लेकिन क्या उनकी स्ट्रैटेजी, जो उनकी रणनीति थी, वो सही रही या नहीं? वो क्या चीजें थी जो बैकफायर की थी? ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और सुनाएंगे कि वहां किस तरह का जश्न हो रहा है इस वक्त। तस्वीरें हैं, मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अपडेट क्या है, किस तरह का माहौल है वहां पर टीएमसी में ममता दीदी के घर पे, और क्या खबर आ रही है नंदीग्राम से? देखिए, पहले मैं आपको ममता बनर्जी के शॉट दिखा दूं। ममता बनर्जी आज खुद से चल रही हैं, प्लास्टर उनका कट गया है, और आप देख सकती हैं हमारे कैमरामैन आपको शॉट दिखा रहे हैं। और जो माहौल है निश्चित रूप से आप देखिए कि जो समर्थक वहां पर जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है।
सबको कहा जा रहा है कि आप अभी वापस जाइए। आप ये ममता बनर्जी के घर के लाइव शॉट्स हैं, इस बार मल्टी कैम कैमरा से सारे चैनल को ये शॉट्स दिए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना का काल है। आप देख सकती हैं ममता बनर्जी अभी लोगों को एड्रेस भी कर रही हैं, अभी आप सुनेंगी उनको। ऑडियो थोड़ा अभी अब वो बोलने वाली है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा यहाँ रुक रहा हूँ। কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি, আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যান এবং আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন, বাড়ি গিয়ে চান টান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা, ঠিক আছে? অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी। कोविड का समय है, आप लोग मास्क पहनिए, आप लोग अपने अपने घर जाइए। अभी कोविड के समय में ध्यान रखना जरूरी है। और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बांग्ला जानता हूँ, बिहार में अभिनंदन किया उन्होंने लोगों का, पर कहा कि घर जाएं और प्राथमिकता ये है कि मास्क वास्क लगा के रखें। मनीष हमारे साथ बन गए। मनीष, मनीष बताएं, साथ में अभिषेक भी दिखाई दे रहे हैं जिन पर बीजेपी ने इनको भी बहुत निशाने पे लिया, इनके बारे में जांच वगैरह भी बैठाई गई है। तो ये ममता बनर्जी का घर है, मैं आपको बता दूं। एक लेन है, एक गली जाती है, और मनीष कुछ देर पहले सुबह बता रहे थे कि वो गली उस वक्त भी चालू थी, चूंकि मुख्यमंत्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गली बंद कर दिया गया हो। और आप देख सकते हैं यहाँ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी मंच पे आई, उन्होंने लोगों को कहा कि मैं अभी बात नहीं करूंगी, पूरी लोगों का धन्यवाद किया है। और ये भी कहा कोविड का समय है, आप लोग घर जाइए, अपने सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, कोविड से लड़ना बहुत जरूरी है। और अभी तक नगमा आपने कहा कि ऑफिशियली नंदीग्राम डिक्लेयर नहीं किया है ऑफिशियली अभी तक, लेकिन ये खबर आई है, मनीष भी हमें बता रहे थे कुछ देर पहले कि ये अनाउंसमेंट का इंतजार है, पर 1200 वोटों से वो जीती हैं, ऐसी खबरें आई हैं। पर एक जो कहते हैं कि क्लिफ हैंगर सा है वो बना हुआ है, पर जाहिर है कि ममता बनर्जी बाबा बाहर आई हैं, इसका मतलब तो साफ है, जीत गई हैं, उनको खबर मिली है। हाँ। लेकिन ये है कि एक अनाउंसमेंट होना है, ये कहा जा रहा है। और ममता बनर्जी के घर के आसपास की आप तस्वीरें देख रहे हैं, घर की तस्वीरें देख रहे हैं, वो वहाँ पे जो काली मंदिर है वहाँ पे रहती हैं और उसी घर में रही हैं। उन्होंने कोई दूसरा रेजिडेंस अपना नहीं लिया। मैं 2010 में जब गया था तो बहुत छोटा सा घर था जी, जो मतलब छोटा सा, रियली छोटा सा घर था। और एक नाला बहता है, नाला के बाद वो जेल है एक तरह से। तो जब ममता बनर्जी जीती थी तो कैदी सब भी बहुत आवाज कर रहे थे। और उधर एक साइड में मंदिर है, एक रोड है, और वहीं पे उन्होंने घर को थोड़ा सा बढ़िया किया है, इसी तरह है। और कोई ज्यादा अंतर है नहीं, हवाई चप्पल पहन के मुख्यमंत्री जहां का घूमता हो, सादी सूती की साड़ी पहनता साड़ी और हवाई चप्पल। और आज बल्कि चूंकि ममता बनर्जी जीत रही हैं तो बहुत सारे मीम भी चल रहे हैं कि कैसे वो 200 की चप्पल और 400 की सूती साड़ी जो है वो भारी पड़ रही है। तो ये इस तरह के मीम भी बहुत आए हैं। हमेशा होता है जब भी एक पार्टी जीतती है तो फौरन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू हो जाती है और तरह तरह के फॉरवर्ड्स आ रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी के घर के, आप घर के पास की आसपास की तस्वीरें देख रहे हैं, वो अभी स्टेज पर सामने आई, आके कहा उन्होंने लोगों को कि बहुत अभिनंदन, धन्यवाद है, लेकिन कोविड का समय है, बहुत ज्यादा जश्न का मनाने का समय नहीं है। आपका धन्यवाद, आप अपने अपने घर जाएं, लौटें और मास्क लगा के रखें और ध्यान रखें और बाद में बात इस पर करेंगे। ये सब बातें उन्होंने अभी कही हैं। और एक चीज गौर किया आपने, वो व्हील चेयर पे नहीं थी, व्हील चेयर पे नहीं थी, आज अपने पैरों पे चल के आई हैं। आज अपने पैरों पे चल के आई हैं। वो तो
मतलब आप जिस चीज से आप मुकाबला करने चाहते थे उसी से उन्होंने मात दी है। जिस प्रचार तो उनका जो वो घायल होना, चोटिल होना, ये इमोशनल अपील भी रहा। हाँ। मनोरंजन उस चीज को लेकर शायद हमारे साथ रिजू दत्ता साहब, रिजू दत्ता और केवी प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। केवी प्रसाद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रकाश चंद्र शर्मा जी भी हैं, लीडर बीजेपी के। और रिजू के पास चलेंगे। सबसे पहले आप हमें बताइए ममता बनर्जी के इस विक्ट्री के बारे में। आज एक चीज तो साबित हो गया कि बंगाल अपनी बेटी ही चाहती है। और जो लोग पार्टी के साथ एक बहुत अहम परीक्षा से पहले जिन्होंने गद्दारी किया था, उनको भी तो बंगाल की जनता ने नकार दिया है। और एक चीज भी ये भी साबित होता है कि बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर हम लोग सब मिल के रहते हैं और यही बंगाल की संस्कृति है। ये जो बाहरी अंदरी का जो भेदभाव था, ये जुबान की वजह से नहीं था, ये इसलिए था क्योंकि जो लोग यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए थे बीजेपी की तरफ से, उनको बंगाल की संस्कृति के बारे में ही पता नहीं था। आज जो बंगाल के लोगों की जीत हुई है, ममता बनर्जी हमारी लीडर है और उन्होंने जो काम किया है उसकी जीत है। और अभी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि जीत का जश्न से भी ज्यादा है कि चारों तरफ कोविड और कोरोना जैसे फैल रहा है, उसको हमको मुकाबला करना है और बंगाल के लोगों को सुरक्षित रखना है। वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपने सही कहा, कमाल की हिंदी बोलते हैं, बधाई हो आपको, आपके इस हिंदी बोलने के लिए। केवी सर के पास चलते हैं। केवी सर, इस जीत के मायने आप कैसे देखते हैं, यदि हम और आप दिल्ली से बैठ के देखें? क्योंकि ये जो जीत है वो बहुत लोग बहुत मायने निकाल रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए। कुछ लोग कहते हैं एरोगेंस पे विजय हुई है, आप कैसे देख रहे हैं? केवी प्रसाद साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ मनोरंजन जी, हाँ ये देखिए, ये जीत बहुत मायने रखती है। इसकी वजह तो एक तो साफ है कि ममता बनर्जी खुद वहां इतनी जोर से, जैसे उनके खिलाफ मुकाबला इतना तकड़ा था उनके विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी ने सारे उनके शीर्ष नेता वहां पे मौजूद थे। जिस तरह से वहां कहा गया कारपेट बॉम्बिंग की गई इलेक्शनरिंग में, एक से बड़े अग्रणी नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां पहुंचे। ऐसे में वो अकेली ही जूझती दिखी इससे। एक तो 10 साल का उनका शासनकाल था, उस पर भी लोगों ने टिप्पणियां की थी, साथ के साथ जो उनके विफलताएं गिनवाने की कोशिश की थी। इन सबके बीच उन्होंने अपनी बात रखी, लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाई। और मुझे भी अभी, जैसे आपके साथी और आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे, वहां पे जो जब उनके पैर में चोटिल हुई और उसके बाद एक कार्टून छपा बहुत बड़े प्रमुख दिल्ली में, फुटबॉल के ऊपर उनका चोटिल पैर और खेला हुए। मेरे ख्याल से वो जो एक 2-4 लकीरों में पूरे उसने बंगाल के चुनाव का माहौल दर्शाया था। और वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से वो लड़ती रही और अंत तक, जैसे, और खासकर जो उन्होंने चुनौती स्वीकार की शुभेंदु बनर्जी की, नंदीग्राम पहुंची अपनी सेफ सीट छोड़ के। हालांकि अटकलें जरूर लगी थी बीच में कि वो 2 जगह से लड़ेंगी, उन सबको खारिज करते हुए नंदीग्राम पहुंची। तो ये मेरे ख्याल से एक उनको अपना विश्वास था कि वह खुद इस चुनाव में अपनी नेतृत्व आगे प्रदान करती रही जी। लेकिन मैं इसको एक अलग किस्म से भी देखता हूं कि ये अब से लेकर ये एक तरह से राष्ट्रीय चुनाव में शी विल बिकम द रैलिंग पॉइंट, बिकॉज विपक्ष की तरफ से कोई एक नेता, जो कि 2019 के बाद पूरा विपक्ष हाशिए की तरफ पहुंच गया था, वह इस वक्त उन्होंने ये करके दिखाया है कि वह खुद अपने चुनाव अपने बलबूते पे लड़ी। और जिस तरह से वो लड़ी, तो एक ये पूरे विपक्ष के लोगों में एक नई किस्म की एक आशा की तरह से वो आती है। सही कहा आपने। हमारे साथ अमृता मधु कालिया भी जुड़ गई हैं और हमारे साथ प्रकाश चंद्र शर्मा जी भी हैं। प्रकाश चंद्र शर्मा जी, नंदीग्राम पे सारी नज़र टिकी हुई थी। नंदीग्राम के बारे में कहा गया कि सारा बंगाल का चुनाव एक तरफ, नंदीग्राम एक तरफ, और नंदीग्राम भी हार गए। आपकी प्रतिक्रिया? बाबा देखिए, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, चुनाव लोग जीतते हैं, चुनाव जीत लोग हारते हैं।
बट ओवरऑल जो देखिए बीजेपी ने परफॉर्म किया है, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और 1980 से जब से हम एग्जिस्टेंस में आए हैं और 2021 की बात करें, लगातार चुनाव हो रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। अब आप देखिए कि बीजेपी, आप बोल रहे हैं कि ममता दीदी जीत गई, लेकिन हम दूसरी बात नहीं देख पा रहे हैं कि मान लीजिए कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी खत्म हो गई, उसने एक क्षेत्रीय पार्टी के सामने समर्पण कर दिया और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलकर उनके साथ चुनाव लड़ा। तो ये तो चुनाव बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया। तो क्या नहीं लगता है कि हमें आने वाले 5 साल 10 साल को देखते हुए इस चीज पे डिस्कशन करना चाहिए कि 2 पार्टी चुनाव देश में होना चाहिए? तो बात नंदीग्राम की नहीं है, बात पर्टिकुलर बंगाल की नहीं है, बात पूरी देश की है। मेरा एक छोटा सा सवाल है शर्मा जी, आप मेरा छोटा सा सवाल है, उसके बाद अमृता के पास जाऊंगा। यदि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो आपको कम से कम 116 सीट आनी चाहिए थी, आप उससे पिछड़ के आ गए हैं 75 सीट पर। तो बहुत बड़ा नुकसान है यदि 2 साल पहले के आंकड़े और अभी के आंकड़े में। देखिए, लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव एक अलग तरीके से होता है। 2016 के अगर आप विधानसभा चुनाव को देखें तो आप हिसाब से देखें तो आप 75 पहुंचे। ये आर्गुमेंट में मैं कंसीड करता हूं, यदि पिछले विधानसभा चुनाव से कहें तो बहुत प्रगति है, लेकिन पहली बार एक मजबूत विपक्ष देने की भूमिका में आई है। कम से कम चीजों को हम ट्रांसपेरेंट तरीके से लेने को आए हैं और हम एक राष्ट्र एक नीति पे चलते हैं। ये जो बंगाली अस्मिता की बात कर रहे हैं, हम ये क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, देश को कब तक हम तोड़ेंगे, कब तक हम अलग अलग भागों में तोड़ के देखेंगे? मेरी माँ बंगाल से आती है, बंगाल से मेरा नाता है, बिहार से आप आते हैं, बिहार से मैं आता हूं, हमारा आपस में जुड़ाव है। हम क्यों नहीं इस बात को सोचते कि एक देश एक राष्ट्र है? अभी भी जो ममता जी ने कहा, जो आपने ट्रांसलेट किया, उन्होंने एक बात कहा कि बंगला मानुष, तो बंगला मानुष बाकी मानुष वहां पे क्या भेड़ पकड़ी है? ये समझने की जरूरत है मनोरंजन कि देश को एक नीति से जोड़ने की आवश्यकता है। कब तक हम तोड़ने तो की बात करेंगे? प्रकाश चंद्र शर्मा, क्यों नहीं आप लोग के कैंपेन में आप क्यों नहीं इसको जोड़ पाए? आपको क्या लगता है आपके कैंपेन में क्या गलती रह गई? क्या आप लोगों ने इन मुद्दों पर फोकस किया? क्या आपने या सिर्फ जो ममता बनर्जी के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगा के कम्युनलाइज करने की कोशिश की? ये भी आरोप लग रहा है कि पोलराइज किया गया बहुत चुनाव को, तो उसका क्या नतीजा निकला? क्या इकट्ठा सबको लेने की बात हुई? क्या गलती क्या हुई फिर कि इसके बावजूद ममता को लोग वोट दे रहे हैं? और इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं, आपने राजवंशी मथुआ के लिए प्रधानमंत्री बांग्लादेश चले गए, गोरखा, इनके लिए आपने भी तो बहुत कोशिश करी। देखिए, ऐसा है, दोनों का नगमा और बाबा, आप दोनों को अलग अलग जवाब दे दूं। जहां तक नगमा जी ने बात उठाई, देखिए सीए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा असम में और बंगाल में, अब आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए। दूसरी बात, जहां तक बात है बीजेपी की, बीजेपी देखिए राष्ट्रीय पार्टी है, उसका एजेंडा स्पष्ट है, चीजें स्पष्ट है। हमने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। यही अगर चुनाव परिणाम उलट होता, अभी चर्चा हो रही होती कि साहब ईवीएम सेट है, तो यह विचारधारा बीजेपी के बारे में, माननीय मोदी के बारे में इतना नकारात्मक सोचना कि 7 साल से जो बंदा वहां पे देश चला रहा है, चीजों को एक व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है, विरोध करवाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम करें, लेकिन हम इस लेवल तक विरोध ना करें कि हम बिल्कुल अलग तरीके से देखें। बात करते हैं मथुआ की, बात करते हैं बांग्लादेश की, किस तरह से प्रताड़ित रहे हैं। देश की आजादी के 70 साल बाद उनको आप वोटर के रूप में इस्तेमाल करते थे, उनको नागरिक बनाने में आपको शर्म आती थी, क्यों? और उसके लिए अगर माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अमृता के पास चलते हैं। अमृता, मैं आपको यहां पे लाना चाहता हूं कि दो राज्यों के अलग अलग परिणाम पे आप क्या कहेंगे? असम में एक अलग परिणाम होता है और बंगाल में अलग होता है। हालांकि देखा जाए तो दोनों जगह एंटी इनकम्बेंसी नहीं चली है, लेकिन बीजेपी के लिहाज से देखें तो अलग अलग होगा। जी सर, मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइम मेरा सवाल ये था कि यदि असम और बंगाल के परिणाम देखें तो एक सिमिलरिटी है कि दोनों जगह एंटी इनकम्बेंसी नहीं चली है, लेकिन बीजेपी के लिहाज से देखें तो एक जगह जीती है और एक जगह हार गई है। ये इसको आप कैसे देखते हैं? जी, बंगाल और असम में मेन डिफरेंस यही रहा है कि बंगाल में पहली बार बीजेपी ने एंट्री की है इलेक्टोरली, और पहली ही बार में इनका वोट शेयर बहुत ही आई मीन पहली बार नहीं, दूसरी बार की है, बट इनका वोट शेयर पहली बार इतना ज्यादा हो चुका है। पर असम में आप देखेंगे 2016 में इलेक्शंस जीत के बीजेपी आई थी पहली बार, और इस बार जो चुनाव दूसरी बार जीत के आई है, ये असम की हिस्ट्री में ऐसा है कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट दूसरी बार आई है, फर्स्ट टाइम, आई मीन लगातार दूसरी बार आई है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें यही था कि प्राइमरी जो
प्राइमरी जो कॉम्पिटिटर था इलेक्टोरली असम में वो था कांग्रेस। आप अगर देखेंगे तो रीजनल सेटअप था एक बीजेपी में। एक रीजनल सेटअप को अगर आप आगे देते हो, नेशनल पार्टी नहीं है टीएमसी, एक आई मीन इट इज अ नेशनल पार्टी, पर आप देखेंगे तो उसकी रीच बंगाल में बहुत ज्यादा है। एक रीजनल सेटअप के हैसियत से ममता जी ने ये इलेक्शन वो आगे बढ़ के उन्होंने लड़ा है। असम में आप देखेंगे कांग्रेस इज द मेन कॉम्पिटिटर। तब कांग्रेस और बीजेपी की जब बात आती है इलेक्टोरली, आप देख रहे हैं 2014 के बाद से, हालांकि ऐसा कोई इलेक्शन है ही नहीं जहां पे कांग्रेस ने बहुमत से जीती है। बहुत ही कम है ऐसे एग्जाम्पल जिसमें आप देख सकते हैं। दूसरी बात मैं क्या वर्क किया बीजेपी के लिए असम में जो बंगाल में वर्क नहीं किया, काम नहीं किया? क्या मुद्दे थे जो उन्होंने असम में उठाए, बंगाल में क्यों नहीं चले? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से लगता है दो चीजें हैं जिससे मेरे ख्याल से असम में बहुत प्रभाव पड़ा है। तीन चीजें एक्चुअली। पहली बात तो ये कि कांग्रेस की जो अलायंस थी एआईयूडीएफ के साथ, वो कभी भी कांग्रेस ने अलायंस एआईयूडीएफ के साथ खुल के नहीं की है। ये पहली बात थी जब इन्होंने खुल के की है। और अगर आप एंटी-सीए की सेंटीमेंट को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम नहीं किया ग्राउंड पे। ये एंटी-सीए की पूरा मुद्दा इसी पे ऊपर था। दूसरी बात ये था कि एंटी-सीए की सेंटीमेंट इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी, उस चीज को मेरे ख्याल से कांग्रेस अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए, उस सेंटीमेंट को वो अच्छी तरीके से आगे नहीं ले पाए और उसके बिना पे वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए। ये बहुत ही बाद में इन्होंने मूवमेंट किया था और लगभग फरवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास दिखने लगा था कि कांग्रेस की प्रिपरेशन है। वो थोड़ी सी मेरे ख्याल से देर कर दिया उन्होंने। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले एक साल में आप अगर देखेंगे जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है, जो वेलफेयर नॉट डेवलपमेंटल सॉरी सोशल वेलफेयर स्कीम्स है बीजेपी की, उस वेलफेयर स्कीम्स के तहत बहुत चीजें मिली है लोगों को। बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं उनको पैसे मिला है लॉकडाउन के अंदर, घर बनाने का पैसा मिला है, गैस अलग से। तो ये चीजें आई थिंक बहुत डिफर करता है, बहुत मैटर करता है रूरल एरियाज में। ये तीन चीजें मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा असम में काम है। ये इंटरेस्टिंग है इस बार कि जब हम 3 राज्य देखिए तो सब जगह में सत्ता विरोधी लहर नहीं थी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे केरल हो, तो सत्तारूढ़ थे वही सत्ता में लौटे हैं। तो इस समय आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, मैं आऊंगा और अब इसके बाद जो है रिजू से और केवी प्रसाद से बात करेंगे कि कैसे एक हॉस्टाइल सेंटर से जूझना पड़ेगा ममता बनर्जी को। वक्त है छोटे से ब्रेक। और इस वक्त असम से बड़ी खबर आ रही है। बंगाल की हमने चर्चा की, पर असम में बीजेपी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। अब तक जो नतीजे आए हैं और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जलबारी सीट से जीत गए हैं। ये बड़ी खबर है कि वो लगातार 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में काफी आगे माना जा रहा है। जलुकबारी सीट से वो जीते हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त असम से आ रही है। और साथ साथ ये भी कि जो जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता हैं अखिल गोगोई, वो भी चुनाव जीत गए हैं। वो शिवसागर सीट से खड़े थे। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से उन पर कई केस किए गए और वो इस समय जेल में हैं, पर अखिल गोगोई भी चुनाव जीते हैं। और हमारे साथ अमृता, एक मदन मित्रा जो तृणमूल के हैं, उन्होंने क्या कहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ने बंगाल में तृणमूल की जीत पर क्या कहा है, ये सुनवा देते हैं। जी, बंगाल गुजरात नहीं है, बंगाल यूपी नहीं है, बंगाल है। और बंगाल में ये धर्म कर्म जनता ये सब मानते नहीं। जनता चाहते हैं बंगाल की तरक्की, कौन बंगाल के लिए काम करे, बंगाल को आगे बढ़ाए। मोदी और अमित शाह को पदत्याग करना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि बंगाल को जनता बोल दिया हम लोग ये सारा दिन जय श्री राम और 900 रुपया गैस का दाम, ये सब हम मानते नहीं। इधर में दंगा फसाद नहीं चलेगा। तो मदन मित्रा को आप सुन रहे थे। नगमा, मुझे लगता है कि इस चुनाव ने
इस मोड़ पे लाके बंगाल को खड़ा कर दिया कि कल को हिंदी भाषियों के खिलाफ बैकलैश न हो जाए वहाँ पे, क्योंकि बट गई है पूरी तरह से इस चुनाव की वजह से हिंदी भाषी बनाम बांग्ला भाषी। हमारे साथ अमृता भी जुड़ी हुई। अमृता, आप सुन पा रही हैं? तो हेमंत बिस्वा जीत गए हैं चुनाव, 5वीं बार विधानसभा जीते हैं मुख्यमंत्री के दौर में। कितना सीरियस कैंडिडेट हैं? सर, वो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं, पर अगर हम बीजेपी को समझ सकते हैं थोड़ा भी बहुत, मैं बस एक चीज में इसको कंपेयर करना चाहूंगी। 2018 का जो दिसंबर इलेक्शंस हुआ था राजस्थान में, तो लोगों का क्वेश्चन ये था कि गहलोत जी बनेंगे या पायलट जी। तो लोगों ने ये कहा था कि अगर बहुत ही कंफर्टेबली विन कर देते हैं तो सचिन जी आएंगे सीएम के पद पे। अगर थोड़ा सा अफरा तफरी हुआ, आपको हाथ पे मारने की जरूरत पड़ी सरकार गठन में, तो बनेंगे गहलोत जी, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी तब नेगोशिएशंस में। यही शायद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रही है यहाँ भी, जो मुझे समझ में आया है। बाकी तो ये है कि आप देखेंगे 2016 में जो इलेक्शंस था, तो बीजेपी का पहला ऐसा इलेक्शन था जब एक सीएम फेस को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो टिपिकली वो करते नहीं है। बट इस बार का जो चुनाव था, उसमें सोनोवाल जी का फेस सीएम फेस करके नहीं आया था, बिकॉज एंटी-सीए मूवमेंट का जो सेंटिमेंट था, उसके बाद लोगों को लग रहा था कि शायद बीजेपी की बहुत सीटें घट जाएगी। पर अगर आप अभी देखेंगे तो ये कंफर्टेबल विन है। तो प्रेडिक्टिवली ऐसा लगता है कि बीजेपी किसी दूसरे फेज के पास नहीं जाएगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी पर हुई नहीं, और वो वापस जीत के आ गए हैं विदाउट एनी एफर्ट, स्पेशली इन अ ईयर जब आप एंटी-सीए का जो मूवमेंट इतना बड़ा था। तो वो तो जैसे ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी के हिसाब से यही इक्वेशन मुझे बैठा दिखता है। जी, तो बाकी तो जी केवी प्रसाद, असम से ये इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, लेकिन बंगाल की बात अगर करें तो बार बार ये चर्चा, अभी भी टीएमसी के नेता कह रहे थे कि हमने सुना अभी उनको कहते हुए कि ये बंगाल है, ये यूपी नहीं है, ये गुजरात नहीं है, यहाँ पे ये धर्म कर्म और इस तरह की चीजें नहीं चलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या उसको पोलराइज करने की जो बात हुई वो उल्टी पड़ गई चाल? क्योंकि ममता बनर्जी पर भी ये आरोप बीजेपी की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से लगता है कि वो भी तुष्टीकरण करती हैं, और उन्होंने बार बार कहा कि तुष्टीकरण माइनॉरिटीज का होता है, तो वो भी अपने आप में पोलराइज करती है चीजों को और कंसोलिडेट करती है वोट। तो क्या नकारा बंगाल की जनता ने? देखिए, बंगाल में जहां तक पूरी कैंपेनिंग का दौर रहा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल साफ था कि वो एक तो ममता बनर्जी के 10 साल के कार्यकाल पे कटाक्ष करते रहे, साथ ही साथ जो तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर वो उनकी टिप्पणियां रही, उन सबके सामने। लेकिन जैसे पिछले कुछ वक्ताओं ने बोला, और सुबह से कई सारे टेलीविजन चैनल में तमाम सारे वक्ता इस बात को मान रहे हैं कि शायद कुछ देर पहले किसी और चैनल में देख रहा था, शशि घोष की तरफ से भी इस तरह का बयान था कि ये राजनीतिक बंगाल के कल्चर के विरुद्ध है, और ये इसमें वहाँ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात होती है। हर कोई अपने हिसाब से हर अपने परिप्रेक्ष्य में इसको देख रहा है। सवाल तो है कि ममता बनर्जी ने अपने 10 साल का कार्यकाल तमाम सारे उलझनों, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 2 चीज से लड़ रही थी। एक, अपने 10 साल के कार्यकाल को सही ठहरा रही थी हर लक्ष्य से, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जोरदार जो एक उनके सरकार और तृणमूल के खिलाफ जो राजनीतिक प्रहार था, उसके खिलाफ भी वो जुड़ के वहाँ दृढ़ता से खड़ी रही। परिणाम सबके सामने हैं। अंतिम परिणाम शायद जो आएंगे, नंबर्स का आंकड़ा इस वक्त नहीं बताएंगे, लेकिन स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को बिल्कुल आगे निकाल के ले गई है। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी, हाँ ये जरूर है, लोग ये बात कर रहे हैं कि 2016 के अगर चुनाव में देखें तो 3 सीटें थी और आज 80 के ऊपर है, तो 80-82 सीट या 83 सीट मान के चलिए। लेकिन अगर हम इसको 2019 के चुनाव से देखें, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के पास 18 117 सीट जीतना चाहिए था, से ऊपर उनके पास सीट थे। शायद उन दोनों में कमी 117 सीट जीतना चाहिए था यदि 2019 से मुकाबला करें तो यहाँ पर रिजू दत्ता को लाना रिजू दत्ता को लाना चाहूंगा। रिजू, मेरा में भी शायद कमी आएगी। जी के विषय रिजू को लाना चाहूंगा। रिजू, मदन मित्रा की बाइट के बाद और जो मैं 20 दिन रह के आया कलकत्ता और आसपास, मुझे एक बात का डर लगता है, और आप मुझे एश्योर कीजिए कि ये नहीं होगा,
क्या इस चुनाव के बाद स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि हिंदी स्पीकिंग लोगों के खिलाफ कोई एक रेसिस्टेंस हो बांग्ला भाषी लोगों के द्वारा? क्या ऐसा हो सकता है? सर, मैं आपको एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहता हूं कि ये एकदम ही गलत सोच है। बंगाल में जो भी हिंदी भाषी रहते हैं वो बंगाल का हिस्सा है। ये जो बाहरी अंदरी का मुद्दा था, ये जुबानी मुद्दा नहीं था। ये था कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता बीजेपी से आ रहे हैं यहाँ पर भाषण देने के लिए, उनको बंगाल की संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ये भाषा का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर यूपी, बिहार, पंजाब के जो भी लोग रहते हैं उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया। अगर यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी ने की होती तो आज अगर आप मुस्लिम वोट शेयर देखेंगे तो हमें तो सिर्फ 27% वोट मिला, बाकी तो हिंदुओं ने ही ममता बनर्जी को वोट दिया। तो ये जो बीजेपी की तुष्टीकरण की राजनीति थी धर्म के नाम पे हिंदुओं की, उनका वो काम नहीं हुआ। अब मैं 2-3 और चीजें आप लोगों को बहुत अहम चीजें बताना चाहता हूं साहब। जितने भी एमपीज थे बीजेपी के जो इस इलेक्शन में कंटेस्ट किए, एक भी नहीं जीता। जो लोग पार्टी के साथ गद्दारी करके टीएमसी को जो नेता जाके बीजेपी में ज्वाइन किए, टिकट मिला शुभेंदु अधिकारी से, राजीव बनर्जी से, बाकी सारे एक भी नहीं जीता। इसका मतलब क्या है कि बंगाल की जनता इतिहास की तरह गद्दारों को नहीं मानती है। और तीसरा चीज, और बहुत सबसे ज्यादा अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कुछ नाम लूंगा आपके सामने। ज्योति बासु, प्रणब मुखर्जी, प्रियरंजन दासमुंशी, सोमनाथ चैटर्जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य और अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह जी, इन सबको ममता बनर्जी ने हराया। तो देश के सामने जो प्रश्न चिन्ह था, मोदी नहीं तो और कौन, मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया। तो ये भी एक दिलचस्प बात मनोरंजन सामने आ रही है। कई लोगों ने इस बात को कहा है कि अब नेशनल पॉलिटिक्स पे ममता बनर्जी का कद बढ़ेगा और आगे 2024 के चुनाव में ये ज्यादा उभर के सामने आएंगी एक विकल्प के तौर पे। तो ये बात टीएमसी की तरफ से बार बार सुनाई दे रही है। प्रकाश चंद्र शर्मा, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि ममता बनर्जी ने बड़े बड़े नेताओं को हराया और अब एक विकल्प के तौर पर वो सामने आई है क्योंकि जिस तरह की जीत है। नगमा जी दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा ये दिल तो बहल रहा है लेकिन अब लेकिन अच्छा ये बताएं कि ये ममता बनर्जी के काम पर वोट मिला इतना, या आपको लग रहा है कि ये जो महिला वोट बड़े कंसोलिडेट हुए, कहा जा रहा है महिलाओं ने वोट दिया ममता बनर्जी को क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह उन पर तंज किया, जिस लहजे में दीदी वो दीदी बार बार पुकारा, एक रैली में शायद 126 दफा उन्होंने ये बोला, वो पसंद नहीं आया महिलाओं को खासतौर पे। मैं प्रकाश जी, आप बीजेपी से हैं, लेकिन जिस ढंग से जिस लहजे में प्रधानमंत्री ने बोला माफ कीजिएगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। किसी को नहीं अच्छा नेशनल टेलीविजन पे हैं, ये बैकफायर किया, ये गलत था। देखिए ऐसा एक बात है, ममता जी हो चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो, बहुत पुरानी मित्रता रही है, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं और एक अच्छा संबंध रहा है और हेल्दी संबंध हम मेंटेन करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। दूसरी बात, कहने का लहजा, देखिए हर आदमी का क्षेत्र प्रधान अपने कहने का एक तरीका होता है और कहने कम्युनिकेटर जो कम्युनिकेट करता है और जो कम्युनिकेशन को रिसीव करता है, दोनों के विचार में काफी डिफरेंस हो सकता है। उन्होंने कैसा बिल्कुल मजाक में नहीं कहा, उनके एक अपने हेल्दी रिलेशन है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा और उसके हिसाब से वोट पड़ा हो या वोट में अंतर पड़ा हो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। जहां तक बात है ममता की, ममता दीदी, देखिए एक बात बिल्कुल हम सब सारे लोग मानते हैं, उनको हम दीदी कहते हैं और देश में पुराने नेताओं में कोई अगर बचा है तो ममता बनर्जी बची है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 2019 में भी उन्होंने काफी प्रयास किया था। एक और चीज बड़ी अच्छी अजीब सी टिप्पणी थी, दिलीप घोष ने ये कही थी बात, वो जो जब उनके पैर में चोट लगी और उन्होंने अपनी चोट दिखाई और वो बरबूडा पहनने की बात उन्होंने कही, वो क्या मजाक था? वो अच्छा मजाक था क्या? देखिए नगमा, हर आदमी का अपना एक सोचने का तरीका होता है, वो कोई पार्टी लाइन में बात नहीं कही, ना हमने इस चीज को समर्थन किया है। अपना एक सोचने का समझने का तरीका होता है, हमें मैच्योर तरीके से देखने की आवश्यकता है। देश कहाँ खड़ा है, स्टेट कहाँ खड़ा है, मजबूत विपक्ष के रूप में बीजेपी वहां आ रही है और देखिए मतलब जो पूरा कंसिडरेशन रहा, आप लोग गए बाबा 20 दिन बिता के आए, इतने पत्रकार बिता के आए, बंगाल जो गेटवे है हमारे मतलब ईस्ट का, जो कई कंट्रीज को वहां से सर्व करते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को सर्व करते हैं, पिछले सालों में क्या हाल हो गया है उसका, कहां पे लाके खड़ा कर दिया है हमने। और हमारा मुद्दा आज भी स्पष्ट है, चुनाव हम जीते जरूर प्रकाश शर्मा जी, जरूर। मेरे पास वक्त कम है लेकिन एक सवाल पूछूंगा, वो सवाल मेरा रिजू से है और केवी प्रसाद और अमृता से है। छोटा छोटा जवाब चाहूंगा, 10-10 सेकंड में बता सकें। सबसे पहले रिजू जी, क्या एक बहुत ही हॉस्टाइल सेंटर को झेलने के लिए ममता बनर्जी तैयार है? आप तीनों से
ये सवाल है, पहले रिजू जवाब दे। हम तो 10 साल से झेल रहे हैं जनाब, और बाकी हमको और अगले 3 साल ही झेलना है, तो वो झेल लेंगे। मैंने कहा हम लोग तो 10 साल से झेल रहे हैं साहब, और तो सिर्फ 3 साल ही बाकी है केंद्र सरकार को झेलने के लिए। जी अमृता। जी सर, मुझे लगता है कि ममता जी बहुत ही ओपोजिशन स्पेस वो कवर करने की कोशिश करने में वो बहुत ही ज्यादा वोकल होने वाली है। ये तो देखना है कि ममता जी को ज्यादा तकलीफ पहुंचती है सेंटर को, क्योंकि कॉन्स्टेंटली लास्ट 2 टर्म से हमने देखा है कि शी हैज नॉट बीन कोऑपरेटिव। केवी सर, इतना कोविड के इस सिचुएशन में जहां हालात बेकाबू हो रहे हैं, सेंटर से आपको काफी मदद की उम्मीद है, लेकिन अब इस हॉस्टाइल में इन्वायरमेंट में क्या ममता बनर्जी के लिए काफी कठिन समय होने वाला है, जो हम दिल्ली में भी देख रहे हैं? देखिए वो सब तो रहेगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे नहीं लगता आप चूंकि एक राष्ट्रव्यापी तो मामला है ही कोविड का, किसी अलग प्रांत के साथ आप कोई अलग से कोई इस तरह का बर्ताव करें तो इस वक्त उसमें विपरीत, क्योंकि एक कहावत है नोबडी इज सेफ अंटिल एवरीबडी इज सेफ। तो ये तो है नहीं कि बंगाल में अगर आप अलग रणनीति अपनाएंगे कोविड से लड़ने में और दिल्ली में, तो बाकी प्रांत नहीं उस पर इफेक्ट करेंगे, ऐसा मानना ठीक नहीं है। हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी भी यही कह रही है कि हर एक के साथ समानता ही काम करेगी इस जंग में कोविड के। बहुत बड़ी अभी चुनौती जो भी सरकार आती है उसके लिए रहेगी ये कि कैसे इस चीज को देखें, और खास करके अब तीसरी बार जब ये चुन के आ रहे हैं और इतनी बड़ी जीत जब दर्ज की है तो ये चुनौतियां भी बढ़ती हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं हम इससे। और आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने वक्त निकाला, जुड़े। इस चुनावी नतीजे के दौर में कोरोना से जुड़ी खबरों से हम अब जरूर उस पर बार बार लौटना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही बुरा वक्त है देश भर में। कोरोना से जुड़े मामलों के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है और हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल उपकरण और दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को सरकार रोके। इन जरूरी चीजों को MRP से ज्यादा कीमत पर बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दिल्ली सरकार ऐसे लोगों की सूची दिल्ली हाईकोर्ट को दे, हाईकोर्ट अलग से अवमानना का मामला चलाएगा। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि जो लोग ऐसे संकट में हैं, ऐसा व्यापार कर रहे हैं, भगवान शायद उनको माफ कर दे, लेकिन सरकार उनको माफ नहीं करेगी। आशीष भार्गव के पास हम चलते हैं, हमारे लीगल न्यूज के एडिटर हैं, सीनियर एडिटर हैं। आशीष, मतलब अब जो है ये खुला सच है कि एक एक गैस सिलेंडर जो है कितने दामों में मिल रहा है, दवाएं जो है, इंजेक्शन जो है किसी ने 25,000 में खरीदा है, 800 का इंजेक्शन किसी ने 50,000 में खरीदा है। अब जाके अदालत ने ये टिप्पणी की है, तब शायद सरकार ऐसी बात कर रही है कि सरकार नहीं छोड़ेगी। जी देखिए बाबा, बिल्कुल सही बात है। 3 दिन पहले अदालत ने बाकायदा आदेश में लिखवाया था कि वो दिल्ली के लोगों से अपील करती है कि जमाखोरी ना करें, कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर या दवा या मेडिकल इक्विपमेंट वो अपने घर में बेवजह ना रखे, उन्हें ऐसे ना खरीदे, उन लोगों के काम आने दे जिनको वास्तव में जरूरत है। बहुत बड़ी बात है जब देश की संवैधानिक अदालत लोगों से इस तरह की सीधे अपील करती है। लेकिन यहाँ पर आज समस्या इसलिए अलग है क्योंकि हर तबके का आदमी लोग परेशान है इस घटनाओं से। और आज एक वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके एक रिलेटिव ने जो है वो 800 रुपए का जो फ्लो मीटर होता है ऑक्सीजन मीटर का, वो 4,000 रुपए में खरीदा है। दूसरे वकील बता रहे थे कि उनको एक सिलेंडर ऑक्सीजन का भरवाना था, रिफिल कराना था, जो आम दिनों में 400 रुपए का भरता है, लेकिन उससे 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हाईकोर्ट को ने काफी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वो भी उनके खिलाफ कंटेम्प्ट कोर्ट का मुकदमा चलाएगा। दिल्ली सरकार ऐसी सूची उनको भी दे। यहाँ पर एक अहम बात ये भी है बाबा कि जब आदेश लिखवा रहा था कोर्ट, तो वो दवाओं के नाम लिखवा रहा था, जैसे रेमडेसिविर और बाकी दवाएं,
लेकिन केंद्र सरकार ने अनुरोध किया कि वो अदालती आदेश में ऐसी दवाओं के नाम न लिखवाएं। जब अदालत ने पूछा कि इसका कारण, तो बताया गया कि लोग अदालत के आदेश के आधार पर जो दवाएं लिखी रहती हैं उन पर भरोसा करते हैं और उनको खरीदना शुरू कर देते हैं बेवजह, कि वक्त आने पर उनको जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। तो अदालत ने हैरानी जताई कि किस तरह उसके आदेश में जो दवाएं लिखी जाती हैं उनको लोग खरीद कर होल्डिंग करते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, ताकि और फिर बाद में उस पर संकट हो जाता है, वो दवाएं मिलनी बंद हो जाती हैं। तो आज अदालत ने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया और दवाओं के नाम नहीं लिख रहे हैं। तो काफी अहम सुनवाई रविवार के दिन भी करनी पड़ रही है, जब अस्पताल बार बार आकर उनसे कह रहे हैं कि आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। जी आशीष, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्या आपको सच में लगता है इससे स्थिति बदलेगी? जी देखिए, अदालत काफी सख्त है। केंद्र सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट की धमकी अदालत ने दे दी है। और आज एक अहम चीज ये भी हुई है कि अदालत ने आज ये भी कह दिया था कि जब आपने, केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया है कि एलजी ही सरकार है, तो फिर दिल्ली सरकार से आप क्यों कह रहे हैं कि टैंकर का इंतजाम करो? तो ये काफी अहम टिप्पणी है सरकार की, और जरूर स्थिति बदलेगी, क्योंकि अदालतों को भारत के संविधान ने बहुत शक्तियां दी हैं, उसके हाथ बंधे नहीं हैं। वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे तो पूरे तंत्र को, पूरी सरकार को अपने सामने खड़ा कर सकती है कटघरे में। जी आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आधे चीजें भगवान भरोसे हैं, तो आधी चीजें हैं अदालत के भरोसे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में 7 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, यानी इस दौरान पूरी सख्ती रहेगी। ये लॉकडाउन 3 मई से 7 दिन के लिए पूरे हरियाणा में होगा। तो ये कंप्लीट लॉकडाउन है। हरियाणा में मामले वहां पर भी बढ़े हैं, जैसे कि एनसीआर में, सभी जगह पे मामले काफ़ी ज़्यादा हैं। हरियाणा में एक्टिव केस 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। हरियाणा में हर दिन कोरोना के जो मामले आ रहे हैं उनमें से 51% दिल्ली से लगे ज़िले जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के हैं। इसलिए अब हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के, और 15,000 के करीब रोजाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए। और दिल्ली के मालवीय नगर के मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का संकट फिलहाल टला है। डॉक्टर शिशिर पॉल ने एनडीटीवी से कहा है कि फिलहाल 10 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गए हैं और अभी के लिए संकट टला। आज दिन के 12 बजे ये अस्पताल की तरफ से खबर आई थी कि 12 बजे ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। उसके बाद राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, फिर ऑक्सीजन पहुंचाई गई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर अस्पताल की तरफ से पहले जो ट्वीट किया गया था उसमें यह बताया गया था कि दोपहर के 12 बजे तक का ही ऑक्सीजन है। इसके बाद ये प्रतिक्रिया हुई और वहां ऑक्सीजन दी गई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हिमांशु शेखर। रेनबो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन संकट था उसे दूर कर लिया गया है। अभी 10 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जो नॉर्मल वेंडर है उसके पास से जो नई सप्लाई है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब इन सिलेंडरों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। अभी फिलहाल जो खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उनको बस में भरा जा रहा है और इन खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों को लेकर जो टीम है वो वापस वेंडर के पास जाएगी। और फिलहाल जो नया स्टॉक है ऑक्सीजन का, ये 10 सिलेंडर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज दिन में हॉस्पिटल ने ट्वीट किया था कि उनके पास सिर्फ 12 बजे तक की सप्लाई बची है। उसके बाद राघव चड्ढा ने हस्तक्षेप किया इस मामले में और ये आश्वासन दिया कि 5 और ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो भेजे जा रहे हैं रेनबो हॉस्पिटल। उन सिलेंडरों को लेने के लिए जो गाड़ी है रेनबो हॉस्पिटल की वो वहाँ पर जा चुकी है और अभी फिलहाल जो ऑक्सीजन वेंडर है अस्पताल का उसने ये 10 सिलेंडर भेजे हैं और इन 10 खाली सिलेंडरों को लेकर टीम अब वापस जाएगी। कितने सिलेंडर आप वापस लेके जा रहे हैं? सर अभी पहले सारे सिलेंडर उतारते हैं, उसके बाद जाएंगे सर। कितने सिलेंडर? सर 10 सिलेंडर लाए हैं। 10 सिलेंडर? 10 सिलेंडर। तो 10 सिलेंडर भरे हुए आप लेकर आए हैं और अब ये खाली लेके जा रहे हैं, इसमें फिर लाएंगे? जी सर। कितना समय लगता है इसमें? सर हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी पहुँचाए। 10 से हमें वहाँ से चलने में आधा घंटा मिला था पहुँचाने के लिए सिलेंडर, 30 मिनट्स। इसलिए सर हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी सिलेंडर पहुँचाए। जल्दी से सिलेंडर? जी सर। हाँ
और आपका नाम है नवीन शर्मा? नवीन शर्मा सर। नवीन शर्मा, तो क्या शाम तक फिर और एक खेप आ सकती है यहाँ? सर काफी सारे सिलेंडर में जैसे कॉल आती है हर हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुँचाते हैं हम। ठीक है, जल्द से जल्द आप पहुँचाते हैं सिलेंडर को। और ये काम बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो लगातार स्थिति की हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इन ऑक्सीजन सिलेंडरों को, जो भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, उनको बस से उतारा जा रहा है, जिससे कि अस्पताल में जो फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको एक बार फिर से सामान्य किया जा सके। ये कहा है डॉक्टर शिशिर पॉल, जो रेनबो अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि फिलहाल जो संकट था वो टल गया है, जो समस्या थी उसे सुलझा लिया गया है और अब एक कोशिश की जा रही है, जो चीफ ऑफ ऑपरेशन है अस्पताल के, कि जो नया स्टॉक है ऑक्सीजन सिलेंडर का उसको जल्दी से जल्दी रेनबो अस्पताल लाया जा सके। फिलहाल इन 10 भरे हुए सिलेंडरों को बस से उतारा जा रहा है और जो खाली सिलेंडर हैं उनको बस में रखा गया है, जिनको वापस वेंडर के पास भेजा जाएगा। और रेनबो हॉस्पिटल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि और भी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने मदद का आश्वासन दिया है और बहुत जल्दी राजीव चड्ढा के हस्तक्षेप के बाद जो 5 सिलेंडर यहाँ पहुँचने वाले थे वो भी रेलवे अस्पताल पहुँच जाएंगे। अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और राज्यों ने अपना फैसला सुना दिया है। पश्चिम बंगाल सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे दिलचस्प जो है मुकाबला पश्चिम बंगाल में हुआ है। 219 सीटों पर टीएमसी जीती है, 56 सीटों का फायदा है। यदि हम 2019 के लोकसभा चुनाव से कंपेयर करें, बीजेपी 72 है और अन्य 1 है। लेफ्ट और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की। एक और तस्वीर सामने आई है। नतीजों के बाद बीजेपी ने ये दावा किया है कि आरामबाग में मतगणना के बीच हिंसा हुई और बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई है। बीजेपी ने आगजनी के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों से इनकार किया है। और देखिए आगे होता है क्या। बड़ी आग है वैसे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब उसके बाद ये भी है कि अगर जिस तरह से टीएमसी जीती है और बीजेपी को सीटें कम आई हैं, उसके बाद कुछ हिंसा भी हो सकती है, इसका अंदेशा बना हुआ है। और ये पहली झलक है इसकी कि आग लगी है बीजेपी के दफ्तर में। आरोप टीएमसी पे लग रहा है, टीएमसी ने आरोपों से इनकार किया है साफ तौर पे। जी हाँ, अब निश्चित रूप से बदनाम रहा है पश्चिम बंगाल। चुनावी हिंसा, चुनाव से पहले की हिंसा, चुनाव के बाद की हिंसा, हमने देखा कि किस तरह फायरिंग भी हुई थी और उसके बाद मौतें भी हुई जो है नॉर्थ बंगाल में। और उसके बाद नतीजे आने के बाद लोगों को संयम बरतना चाहिए। हालांकि ये आरोप है बीजेपी का और तृणमूल कांग्रेस ने इससे इनकार किया है फिलहाल। और बंगाल से हट के तमिलनाडु की बात बता दें आपको। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन की जीत पर राहुल गांधी का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस टू श्री एमके स्टैलिन फॉर द विक्ट्री। पीपल ऑफ तमिलनाडु हैव वोटेड फॉर चेंज एंड वी विल अंडर योर लीडरशिप प्रूव टू बी अ कॉन्फिडेंट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। बेस्ट विशेस, ये राहुल गांधी का ट्वीट है बधाई संदेश के साथ डीएमके। एक जूनियर पार्टनर के रूप में एक स्टेट में कम से कम राहुल गांधी को मौका मिला है कि थोड़ा सा की कांग्रेचुलेशन दे दे, क्योंकि जूनियर पार्टनर ही चाहिए। कम से कम एक जगह तो शायद सरकार में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि एक मजबूत गठबंधन बनाया था डीएमके ने, जिसमें कांग्रेस को जगह दी थी और वहां पर डीएमके की सरकार बन रही है।